हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम मिल रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी का स्वागत करना चाह रहा हूं। हमने स्टार्ट किया है मैराथन वीक और ये मैराथन वीक का पहला लेक्चर है, डे 1 है और इसमें हम बात करेंगे कंसोलिडेशन की। ठीक है, ये जितने भी लेक्चर्स अभी हम करेंगे मैराथन वीक में, इसका पूरा शेड्यूल मैंने पहले के वीडियो में, जो मैंने कल परसों वीडियो डाला था, बता दिया है। प्लेलिस्ट मैंने इसका बना लिया है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज के कंसोलिडेशन में हमारा फोकस एरिया क्या होने वाला है। देखिए जी, सीधी बात होगी, बकवास चीज नहीं होगी, फालतू बातें नहीं होंगी। कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं उन सारे एडजस्टमेंट्स की बातें की जाएंगी। सारे एडजस्टमेंट्स को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, प्रॉपर रिवाइज करवाऊंगा। इसके लिए मैं अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज अपनी किताब का सहारा लूंगा और ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं वो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं गिवन लिंक। गिवन लिंक में मैंने ये सारी चीजें डाल के रखी हैं। लिंक कहां मिलेगी? लिंक आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो अब हमें क्या करना है बच्चों? मैं पहले ही बता दूं आपको कि आप बार बार मत पूछेगा सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है, और अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए हैं। हाँ, ये वाले पर्टिकुलरली हैंड रिटन कंसोलिडेशन के नोट्स मैंने जस्ट अब भी बनाए हैं आपका सेशन शुरू होने से पहले। तो ये भी मैं आपको अभी के सेशन खत्म होने के बाद अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम का चैनल आपको पता होगा, CA.Jay Chawla। चलिए शुरू करते हैं। तो कंसोलिडेशन की बात करेंगे। कंसोलिडेशन में हम सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको मास्टर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कंसोलिडेशन का एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स आते होंगे। डिविडेंड का एडजस्टमेंट आता होगा, एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट आता होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मतलब रिवैल्यूएशन आता होगा। इसके अलावा अनरियलाइज प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट आते होंगे, बोनस का एडजस्टमेंट आना चाहिए वो आएगा, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट आएगा। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स का एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको आज ही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। अब देखिए, मैं कुछ बातों का ख्याल रखूंगा। जैसे मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये सब पता है कि भाई नेट असेट्स क्या होते हैं, MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। ये सारी बातों का रिलेवेंस आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी एक बेसिक क्राइटेरिया जो चीज मुझे आपको बताना चाहिए वो सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। जो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ये पूरा साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कुछ और कंसोलिडेशन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये पूरा ईयर है और मान लेते हैं कि यहां पर 1 जुलाई को डेट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया गया सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी किया गया, लेट अस से 80% किया गया। तो इस 1 जुलाई को आप बोलोगे डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, इस पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सबको क्लियर होगा? और इस पीरियड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड। आपको बस मुझे ना सपोर्ट करते जाना है, आपको मुझे रिप्लाई करते जाना है। ठीक है, आप मुझे रिप्लाई करते जाएंगे प्लीज एवरीवन, आप मुझे सभी लोग रिप्लाई करते जाएंगे। तो क्या आपको यह पोर्शन समझ में आ गया? क्या आपको यह पोर्शन समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया? ठीक है, किस तरीके से हमने किया आपको समझ में आ गया?
अब यहां पर हम सब जानते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग करनी पड़ती है, हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग करनी पड़ती है, हमें इसके अलावा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की वर्किंग करनी पड़ती है, डिविडेंड, रीवैल्यूएशन, दुनिया भर की वर्किंग करनी पड़ती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हमें एओपी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा? एओपी। अब एओपी कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आइए तो इसी एग्जाम्पल से अगर चलें तो जैसे कि अगर सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज, और रिजर्व एंड सरप्लस यहां दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज, पर मुझे चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिजर्व्स एंड सरप्लस की पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं एओपी बनाऊंगा, मैं यहां वाला 5 लाख रुपीज लिख दूंगा बैलेंस शीट डेट वाला, मैं यहां वाला 3 लाख रुपीज रख दूंगा ओपनिंग वाला, 3 लाख रुपीज ओपनिंग वाला। पर जब मैं एओपी बनाऊंगा तो मुझे यहां पर अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो प्रॉफिट कमाए गए हैं वो पोजीशन यहां पर दिखानी है, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हो क्या रहा है कि मेरे पास ये जो 3 लाख का बैलेंस है ये 1 अप्रैल का है, पर मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है। मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है। तो क्योंकि मेरे पास 1 जुलाई का कोई प्रॉफिट का बैलेंस नहीं है, तो मैं टाइम एडजस्टमेंट करूंगा। कैसे करूंगा, आइए 5 लाख में से 3 लाख गया तो ऑफकोर्स 2 लाख रुपीस मैं बोलूंगा कि भाई ये साल भर का 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, पर ये 2 लाख रुपीस 12 मंथ्स का प्रॉफिट है। ये पूरा प्रॉफिट इस पीरियड का नहीं है, क्योंकि ये पीरियड तो मेरा सिर्फ मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 9 मंथ्स का है। ये पीरियड तो सिर्फ मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 9 मंथ्स का है। आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो 9 मंथ्स के पीरियड का प्रॉफिट यहां पर मुझे रखना है, जबकि मैंने रख दिया है 12 महीने के पीरियड का प्रॉफिट। तो मुझे यहां पर 2 लाख में से 3 महीने का प्रॉफिट यहां से निकालकर यहां डालना है। इसी को कहते हैं टाइम एडजस्टमेंट। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जो टाइम एडजस्टमेंट होता है, टाइम एडजस्टमेंट डायरेक्ट आप इस प्रॉफिट का नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल आइटम्स दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन में आपको बोनस के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन में आपको डिविडेंड के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो अब आपको याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब भी आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का टाइम एडजस्टमेंट करने जाओगे, क्यों करोगे? क्योंकि आपको 1 जुलाई मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, मतलब अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन तक का यहां पर प्रॉफिट का बैलेंस चाहिए। फिलहाल मैंने प्रॉफिट का बैलेंस 1 अप्रैल का लिख के रखा है, तो मुझे यहां से 12 महीने में से 3 महीने का प्रॉफिट एज पर माय एग्जांपल मुझे यहां पर करना है, तब जाके मैं अपने डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट यहां पर रख पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे पहले, इसका टाइम एडजस्टमेंट करने से पहले मुझे ये 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं। ये 3 एडजस्टमेंट्स को आप कैसे याद रखोगे? ए बी डी। एबीडी क्या या नाम, क्या याद आ रहा है आपको नाम? क्रिकेट से रिलेटेड कोई नाम है ये एबीडी? साउथ अफ्रीकन प्लेयर है एबीडी। ए बी डिविलियर्स, सबको याद आ रहा है कि नहीं? ए बी डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स। दिस लेक्चर विल रिमेन इन यूट्यूब हमेशा के लिए, डोंट वरी। ए बी डिविलियर्स। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मुझे टाइम एडजस्टमेंट करना है तो टाइम एडजस्टमेंट करने से पहले मुझे एबीडी का एडजस्टमेंट करना है, मुझे मेरे क्वेश्चन में एबीडी का एडजस्टमेंट करना है। बस आपको ये 3 एडजस्टमेंट याद रखने हैं। एबीडी, एबीडी का एडजस्टमेंट करना है टाइम एडजस्टमेंट से पहले, ठीक है? टाइम एडजस्टमेंट से पहले मुझे एबीडी का एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले एबनॉर्मल आइटम, अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का कोई भी एबनॉर्मल गेन लॉस था, पूरे साल भर में कोई भी एबनॉर्मल गेन लॉस था, तो टाइम एडजस्टमेंट करने से पहले मुझे वो एबनॉर्मल आइटम को हटाना पड़ेगा। मुझे वो एबनॉर्मल आइटम को हटाना पड़ेगा। लॉस को हटाने के लिए ऐड करेंगे, गेन को हटाने के लिए लेस करेंगे। ये सारे एडजस्टमेंट आपके पोस्ट कॉलम में तो होंगे ही होंगे, पोस्ट कॉलम में तो आपके होंगे ही होंगे। तो एबनॉर्मल आइटम को हटाने के लिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा लॉस को ऐड, गेन को लेस। जैसे ही मैं एबनॉर्मल आइटम को हटाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है ये वाला, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर मैं ए हो गया, बी बोनस का एडजस्टमेंट दूंगा। हम हर एक एडजस्टमेंट को डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत लो, हर एक एडजस्टमेंट को डिटेल में देखेंगे। फिर मैं बोनस का एडजस्टमेंट देखूंगा। बोनस का एडजस्टमेंट जो है, बोनस का फंडा मुझे देखना है। अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, सब्सिडरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बोनस इशू किया होगा, जिसकी एंट्री पास हो चुकी होगी,
जिसकी एंट्री पास हो चुकी होगी, अगर एंट्री पास हो चुकी होगी तो मैं उस बोनस को भी ऐड बैक करूंगा, उस बोनस को भी मैं क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा। और लास्ट में डिविडेंड, अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा ड्यूरिंग द ईयर या पे किया होगा तो मैं उसको भी यहां पर ऐड बैक करूंगा, मैं उसको भी यहां पर ऐड बैक करूंगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर अगर हुआ होगा तो आपको ये 3 एडजस्टमेंट करने हैं ए बी डी इन द पोस्ट एक्विजिशन कॉलम, तब जाके आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट का आप टाइम एडजस्टमेंट कर पाओगे। आई मेरी बात समझ में? बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, बोनस के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि अगर बोनस की एंट्री पास हो चुकी है तो आपको यहां पर ऐड बैक करना है और प्री कॉलम से लेस करना है, बिकॉज बोनस हमेशा पुराने प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, बोनस हमेशा प्री एक्विजिशन में से माइनस किया जाएगा ऑलवेज। अगर एंट्री पास हो चुकी है तो ऐड करेंगे, अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो ऐड बैक ना करके डायरेक्टली प्री कॉलम में से लेस कर देंगे, क्योंकि बोनस का मतलब क्या होता है, आप अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस गिरा रहे हो तो मुझे मेरे प्री एक्विजिशन गिराने हैं। पर हुआ क्या होगा, बोनस अगर करंट ईयर में दिया गया होगा जिसकी एंट्री हो चुकी होगी तो करंट ईयर में वो करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस हो गया होगा, इसीलिए हम उसको यहां पर ऐड कर रहे हैं और देन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में अपन लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर बोनस का अगर आपको मैं समझाऊं तो बोनस का फंडा क्या है, तो आइए जी, बोनस इशूड बाय सब्सिडरी। अगर सब्सिडरी कंपनी ने, ये पूरी शीट आपके साथ शेयर की जाएगी आज ही के लेक्चर के एंड में, बोनस अगर सब्सिडरी कंपनी ने इशू किया है तो क्या हुआ होगा, बोनस एंट्री ऑलरेडी पास्ड, बोनस की एंट्री ऑलरेडी पास हो गई होगी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अगर बोनस की एंट्री पास हो गई होगी तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको पोस्ट कॉलम में एओपी के पोस्ट कॉलम में आपको ऐड बैक करना है। ठीक है, ऐड बैक, और एबीडी तो मैंने बोला ही है। ठीक है, और फिर आपको एओपी के प्री कॉलम में आपको लेस करना है। ठीक है, आपको लेस करना है, तो ये ध्यान रखना है आपको बोनस के साथ कि अगर पोस्ट कॉलम में आपको ऐड बैक करना है, प्री कॉलम में लेस करना है। बोनस एंट्री नॉट येट पास्ड, बोनस की एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है, बोनस की एंट्री पास ही नहीं हुई है, बोनस एंट्री पास, बोनस इशू हो गया है पर ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी कंपनी ने एंट्री पास नहीं किया, तो आपको क्या करना है, ओनली लेस इन प्री कॉलम में आपको सिर्फ लेस करना है, प्री कॉलम में आपको क्या करना है, लेस करना है। जल्दी बताओ, आपको प्री कॉलम में लेस करना है, तो क्या आपको ये याद रहेगा, सर इसके अलावा मुझे बोनस में और कुछ नहीं करना है? इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जब आप लास्ट में एओपी आपका जब बन जाएगा, तो जब लास्ट में एओपी के सबसे लास्ट में जब फाइनल प्रॉफिट आपके आ जाते हैं, ये आपके फाइनल प्रॉफिट आ जाते हैं, लास्ट में आपको सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करना होता है, सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल आपको ऐड करना है, और ये इक्विटी कैपिटल आप हमेशा इंक्लूडिंग बोनस मिलाकर आप ऐड करोगे। सर आप यहां पर ऐड क्यों करवा रहे हो? बेटा देखो, मुझे फाइनल प्रॉफिट का बैलेंस मिल गया है सब्सिडरी का डेट ऑफ एक्विजिशन का, और आपको पता है कि अगर मैं प्रॉफिट प्लस इक्विटी कैपिटल करूं तो सब्सिडरी कंपनी का नेट असेट मुझे मिल जाएगा। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द नेट असेट ऑफ द सब्सिडरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो मुझे फाइनल प्रॉफिट का बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन मिल गया। अगर मैं उसमें इक्विटी कैपिटल ऐड कर दूं तो प्रॉफिट प्लस इक्विटी कैपिटल विल बी द नेट असेट ऑफ सब्सिडरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें होल्डिंग और माइनॉरिटी का हिस्सा किया जाएगा। मुझे बताइए, ठीक है, ये मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? आपको बोनस का एडजस्टमेंट ये क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। मैंने आपको क्या बोला, आपको मुझे हर पॉइंट ऑफ टाइम पर रिप्लाई करके बताना है, कोई डाउट होगा तो मैं आपका डाउट मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। तो क्या किया हमने जो ये वर्किंग बनाई एओपी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें आप सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को प्री पोस्ट में डिवाइड करते हो, एज वेल एज
नेट असेट्स, नेट असेट इसलिए क्योंकि जब फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा तो आपको प्री कॉलम में ही, बेटा प्री कॉलम में, पोस्ट कॉलम में नहीं, प्री कॉलम में सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल ऐड करना है इंक्लूडिंग बोनस, तो आपको सब्सिडरी कंपनी का नेट असेट्स मिल जाएगा। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों, आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये था बोनस का एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल की बात वापस से करते हैं। सर आपने एबनॉर्मल को हमें हटाने को बोला, हटा दिया। फिर सर हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, फिर उसके बाद हमने उसका टाइम एडजस्टमेंट कर लिया। तो सर एबनॉर्मल हटा दिया, उसको वापस से रीस्टेट करना पड़ेगा। हाँ जी, एबनॉर्मल को वापस से रीस्टेट करना पड़ेगा। बोनस का तो क्या है, आप यहां से हटा के यहीं के यहीं आप लेस कर रहे हो। ठीक है सर, लेस हम कहीं भी करें चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर एबनॉर्मल को आप पहले हटा रहे हो और फिर टाइम एडजस्टमेंट के बाद आप वापस से उसको वापस से रीस्टेट कर रहे हो। सर मैंने आपको क्या बोला, आपको एबीडी याद रखना है। सर एबीडी हमेशा किससे पहले होगा? एबीडी आपका होगा हमेशा टाइम एडजस्टमेंट से पहले। तो टाइम एडजस्टमेंट से पहले आपको हमेशा ये 3 एडजस्टमेंट करने हैं, एबनॉर्मल, बोनस, डिविडेंड। एबनॉर्मल, बोनस, डिविडेंड टाइम एडजस्टमेंट से पहले करने ये एडजस्टमेंट आपको। जैसे ही आपने ये एडजस्टमेंट टाइम एडजस्टमेंट से पहले तीनों कर लिए, फिर आपको इन तीनों को वापस से रीस्टेट करना है। बोनस तो आप रीस्टेट कर चुके हो, माइनस कर चुके हो यहां पर। एबनॉर्मल आप वापस से यहां पर ऐड लेस करोगे। लॉस को आपने ऐड किया था तो अब यहां पर आप लेस करोगे। गेन को लेस किया था, अब आप यहां पर ऐड करोगे। डिपेंड करता है कि एबनॉर्मल गेन लॉस कब हुआ था, एबनॉर्मल गेन लॉस कब हुआ था। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे मैं मास्टर क्वेश्चन आपको पूरा करवाऊंगा, पर उसका आपको मैं एक एबनॉर्मल आइटम वाला पॉइंट दिखा देता हूं। आप देखिए, देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लॉस है तो मैंने पोस्ट कॉलम में ही 15,000 ऐड किया। टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद अब मुझे एबनॉर्मल लॉस को वापस से लेस करना है, तो मैं कहां से करूं? तो मुझे यह देखना है कि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था। तो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन था 1 जुलाई, और अक्टूबर आता है 1 जुलाई के बाद। मतलब वापस से मुझे इसको एबनॉर्मल लॉस को अक्टूबर महीने को ध्यान में रखते हुए इसको मुझे अगेन पोस्ट कॉलम में ही अगेन मुझे इसको लेस करना है। अगर इस एबनॉर्मल आइटम की अक्टूबर के बजाय डेट होती जून और डेट ऑफ एक्विजिशन मेरा जुलाई है, तो जुलाई से पहले ये एबनॉर्मल आइटम घट चुका है, इसका मतलब मैं इसको प्री कॉलम में से लेस करता। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मैंने आपको एबनॉर्मल का आइटम का पॉइंट बताया। आपको बेटा देखो, मैं आपको बता दूं एक बात, आपको ये पूरा वर्किंग ही समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पूरे कंसोलिडेशन में तुम्हारी दुखती रथ है, दुखती रग बोलो या जो भी वॉटेवर जो बोलते हैं, तुम्हारी वो है एओपी। अगर एओपी एक बार तुम्हारा सही हो गया तो तुम जानते हो कि बाकी सब चीजें तुम मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो टाइम एडजस्टमेंट से पहले ये 3 चीजें। अब आते हैं अपन डिविडेंड पर। डिविडेंड का तुम्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम इसको शॉर्ट में बात करेंगे। डिविडेंड का पूरा एडजस्टमेंट मैं तुम्हें समझाऊंगा, मेरे पास पूरी वर्किंग नोट है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। फिलहाल 2 मिनट शॉर्ट में। डिविडेंड अगर ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हो चुका है तो आप यहां पर सबसे पहले उसको ऐड बैक करते हो, फिर टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद वापस से आप डिविडेंड को यहां पर लेस करते हो। चलिए मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, आप सभी लोग यही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। अगर आप अपने वाले किसी दूसरे फॉर्मेट के साथ फैमिलियर हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो आप ये फॉर्मेट से करो। अब अपन आते हैं डिविडेंड वाले पॉइंट पर। बच्चों डिविडेंड वाला पॉइंट आप सब जानते हो कि डिविडेंड वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब डिविडेंड वाला पॉइंट कितना भी इंपॉर्टेंट हो, इंस्टीट्यूट मेजरली क्या चीजें पूछता है उस पर हमारा फोकस ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो हम सब जानते हैं कि सब्सिडरी कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उसका पी&एल इफेक्ट होता है, मतलब उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस इफेक्ट होता है, और डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है, फिर डिविडेंड आपका बैंक से पेमेंट हो जाता है। ठीक है ना? अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड दे रही है जिसके कारण सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस इफेक्ट होंगे, तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस मतलब सब्सिडरी कंपनी का एओपी, मतलब सब्सिडरी कंपनी का आइदर प्री प्रॉफिट्स या फिर पोस्ट प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड किस साल का है, कौन से ईयर से बिलोंग करता है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर कब किया। आपको यह देखना है कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर कब किया। 2 बातें हो सकती हैं, 2 बातें हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा।
सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया, यहां पर आइए, सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया यहां बीच में कहीं, यहां बीच में कहीं, या दूसरा सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया एग्जैक्टली ईयर एंडिंग पर, एग्जैक्टली ईयर एंडिंग पर। दो में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हुआ है, या तो डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर कहीं पर भी, मतलब ईयर एंड पे नहीं, नॉट एट क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट पे नहीं। अगर ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसका मतलब ये डिविडेंड पिछले साल का है, ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है। और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए, आपका करंट ईयर में डेट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब पूरा डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड से बिलोंग करता है। आइए, आपको समझ में आया कि नहीं? एंट्री पास हो गई है कि नहीं, कैसे पता चलेगा एंट्री पास हो गई कि नहीं? ये आपको क्वेश्चन में बताएगा, बोनस की एंट्री पास हो गई है कि नहीं, ये आपको क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर में अगर डिविडेंड आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब वो डिविडेंड पिछले साल से बिलोंग करता है, और आपने एक्विजिशन तो करंट ईयर में किया है, मतलब वो डिविडेंड हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड। पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब वो डिविडेंड करंट ईयर से बिलोंग करता है। और अगर वो डिविडेंड करंट ईयर से बिलोंग करता है और बीच में अगर मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिविडेंड थोड़ा सा प्री और बाकी का पोस्ट पीरियड से बिलोंग करता है, थोड़ा सा प्री और बाकी का पोस्ट। तो ये पूरी की पूरी बात डिपेंड करती है कि डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर हुआ है कि डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पुराने साल का डिविडेंड होगा, हमारा करंट ईयर का एक्विजिशन है, मतलब पूरा पूरा डिविडेंड प्री एक्विजिशन। अगर ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, तो इसका मतलब डिविडेंड करंट ईयर का होगा, और जरूरी नहीं कि पोस्ट पीरियड का होगा। अगर ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, अगर ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है और हमारा एक्विजिशन भी बीच में कहीं पर है, तो कुछ डिविडेंड प्री पीरियड का होगा, कुछ डिविडेंड पोस्ट पीरियड का होगा। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, मतलब एंट्री वेंट्री सब पास हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐड डिविडेंड इन द पोस्ट कॉलम। ये देखिए, हमने डिविडेंड को यहां पर सबसे पहले ऐड किया, एबीडी वगैरह में हमने उसको पोस्ट कॉलम में ऐड किया। ये देखिए, हमने उसको पोस्ट कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट करना है। ठीक है सर, टाइम एडजस्टमेंट कर दिया, टाइम एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद सर क्या करना है? उसके बाद वापस से डिविडेंड को लेस करना है, क्योंकि डिविडेंड को ऐड बैक इसलिए किया ताकि मैं प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड का टाइम एडजस्टमेंट कर सकूं। मेरा टाइम एडजस्टमेंट हो गया, मैं वापस से डिविडेंड को लेस करूंगा। हमेशा मैं डिविडेंड को लेस करूंगा वापस से। कहां से लेस करूंगा? मैं लेस करूंगा प्री कॉलम से। मैं कहां से लेस करूंगा? प्री कॉलम से, क्योंकि डिविडेंड तो पिछले साल का है, डिविडेंड तो लास्ट ईयर का है, और करंट ईयर में मेरा एक्विजिशन हुआ, तो मैं उसको लास्ट ईयर के मतलब प्री कॉलम से लेस करूंगा। ठीक है, तो लेस कर दो डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम प्री एंड पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑफ कोर्स अगर मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन करंट ईयर की है और डिविडेंड पिछले साल का है, तो मैं प्री से माइनस करूंगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो मैं इसको डायरेक्टली पोस्ट नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, अगर मैं इसको पोस्ट नहीं भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्टली आप इसको समझ सकते हो कि आपने उसको प्री से माइनस करना है। बोलो बेटा। इस पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कशन के बाद, सभी ओवरऑल डिस्कशन के बाद, मैं आपको मास्टर प्रॉब्लम भी साथ में करवाऊंगा, सबसे लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मास्टर प्रॉब्लम का उसी पॉइंट पर आ जाओ। देखो, अब यहां पर आप डिविडेंड ढूंढो। ऑन 1 अगस्त डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडरी 12%। डिविडेंड कब पे हुआ? अगस्त में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ईयर एंडिंग तो बॉस 31 मार्च होती है ना, तो इसका मतलब ये डिविडेंड, भाई ये डिविडेंड पिछले साल का होगा। हमने एक्विजिशन तो करंट ईयर में किया है, मतलब ये पूरा डिविडेंड क्या होगा? प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड होगा। बोलो, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? तो आई होप आपको ये डिविडेंड का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट ईयर एंड, अगर ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, मतलब डिविडेंड आपका यहां पर अगर डिक्लेयर हुआ है, यहां पर डिक्लेयर हुआ है, तो ये डिविडेंड कहीं ना कहीं करंट ईयर से बिलोंग करता है। पहले तो टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए आपने उसको क्या करना चाहिए? आपको उसको एड बैक करना चाहिए, हटा देना चाहिए। हटा दिया आपने। ठीक है, बोलो बेटा, हटाना चाहिए। अब कब हटाओगे? यहां पर भी बोनस की तरह सेम, कब हटाओगे? इफ एंट्री पास्ड। बेटा ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में एंट्री पास नहीं होती है, बिकॉज डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है ईयर एंड पे,
अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ईयर एंड पे तो आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा कि डिविडेंड पेबल है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल नहीं दिख रहा है मतलब एंट्री पास नहीं हुई है, और अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो फिर आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एड बैक करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड पेबल नॉट शोन इन करंट ईयर बैलेंस शीट, आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिविडेंड को डिडक्ट करोगे, डायरेक्टली डिविडेंड को आप डिडक्ट करोगे यहां पर टाइम एडजस्टमेंट के बाद। टाइम एडजस्टमेंट के बाद आप उसको डिडक्ट करोगे आइदर यहां से और पोस्ट से, प्री से और पोस्ट से। कैसे पता चलेगा कि प्री से पोस्ट से? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि डिविडेंड करंट ईयर का है और करंट ईयर में एक्विजिशन हुआ है 1 जुलाई का, तो इसका मतलब 3 मंथ्स का डिविडेंड आप प्री से माइनस करोगे एंड 9 मंथ्स का डिविडेंड आप पोस्ट में से माइनस करोगे। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अब आपको यह करना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा कि अगर डिविडेंड आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट में पेबल शो नहीं हो रहा है मतलब उसकी एंट्री पास नहीं हुई है, आपको डायरेक्टली माइनस करना है। आपको डायरेक्टली माइनस करना है, बस याद रहेगा कि नहीं? आपको डायरेक्टली माइनस करना है, आपको एड बैक नहीं करना है। एड बैक कब करना है? अगर एंट्री पास हो चुकी होगी करंट ईयर में। वो कब हुई होगी? जब डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ होगा प्लस बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, या फिर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ होगा। ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ होगा तो उसमें तो आपको हमेशा ऐड बैक करना है। डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ होगा तो उसमें आपको हमेशा ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, तो इससे आपने डिविडेंड को वापस से लेस कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। ये हो गया आपका डिविडेंड। बोलो जी, आया समझ में? बच्चों, हमारा एबनॉर्मल, बोनस, डिविडेंड, टाइम एडजस्टमेंट आप तो जानते ही हो। वापस से एबनॉर्मल आइटम को रीस्टेट कर दिया, डिविडेंड को कर दिया। अब हमारा कौन सा एडजस्टमेंट आता है? अब आता है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड डेप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड डेप्रिसिएशन, ये एडजस्टमेंट को आइए समझते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड डेप्रिसिएशन को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये वाली वर्किंग समझनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड डेप्रिसिएशन होता क्या है? होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहूंगा। होता यह है कि डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन वो आपको बोलेगा कि भाई असेट की मार्केट वैल्यू सपोज 5 लाख रुपीस है और आपको अपनी नेट असेट्स डीओए पे, आपको अपनी नेट असेट्स का वैल्यूएशन करना है फेयर वैल्यू पे। आपको अल्टीमेटली डीओए पर, डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको नेट असेट्स की पोजीशन चाहिए। डेट ऑफ एक्विजिशन पर जब आपको नेट असेट्स की पोजीशन चाहिए जो हमें यहां पर मिल चुकी है, ये मिलने के लिए हमें रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें डीओए पे नेट असेट्स की पोजीशन चाहिए होती है फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे चाहिए होती है। तो होता क्या है कि हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन करने के लिए हमें यहां पर मार्केट वैल्यू तो पता है, यहां की बुक वैल्यू नहीं पता है। यहां की बुक वैल्यू नहीं पता है। हो सकता है हमें यहां की बुक वैल्यू पता हो, हमें यहां की बुक वैल्यू पता हो, पर मुझे यहां की बुक वैल्यू नहीं पता। भाइयों बहनों, आ रहा है समझ में कि नहीं? भाइयों बहनों, आ रहा है समझ में कि नहीं? सर वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स भी बता दोगे? बेटा मैं सब बता दूंगा, प्लीज आप मेरे फ्लो के अकॉर्डिंग चलिए, आप मेरे फ्लो के अकॉर्डिंग चलिए, सब पता चलेगा। अभी तो मैं बहुत कुछ करवाने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्री एक्विजिशन डिविडेंड अभी मैंने नहीं करवाया क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी है, रीवैल्यूएशन चल रहा है, तो मैं अभी रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट पर हूं। आपको यह समझ में आया कि मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, क्या आपको यह समझ में आया? मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आपको यहां पर कंपैरिजन करना है, जिसमें से मार्केट वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बुक वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। हो सकता है ये हो सकता है ये हो। आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे? आइए रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के लिए आइए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास ईयर एंडिंग की बुक वैल्यू ऑफ असेट दी हुई है। सर कहां से मिलेगी? अरे बैलेंस शीट से मिलेगी, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगी ईयर एंडिंग की बुक वैल्यू ऑफ असेट। कई बार तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको डायरेक्टली ईयर के बिगिनिंग की भी बुक वैल्यू ऑफ असेट आपको निकाल के देगा। आपकी किस्मत और अच्छी हुई तो वो तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की ही असेट की बुक वैल्यू निकाल के देगा और डेट ऑफ एक्विजिशन की ही आपको मार्केट वैल्यू ऑफ असेट भी दी रहेगी। किस्मत अच्छी हुई तो, नहीं तो हम मान के चल रहे हैं कि चलो भैया हमें तो ईयर एंडिंग की असेट की बुक वैल्यू दी हुई है। अब आप क्या करोगे? रिवर्स वर्किंग करके आप ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल लोगे डेप्रिसिएशन का रेट कंसीडर करके। फॉर एग्जांपल आपको मान लो यहां पर बुक वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है मान लो 10%, तो बताओ ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी? बेटा 9 लाख डिवाइड बाय 10% मतलब 10 लाख।
सिंपल। तो ईयर एंडिंग की बुक वैल्यू ली होगी, आपको ओपनिंग की बुक वैल्यू निकालनी है रिवर्स वर्किंग करके, डेप्रिसिएशन कंसीडर करके। ठीक है, बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन कंसीडर करके आपको ओपनिंग मिल जाएगा। चलो सर, ओपनिंग मिल गया। अब ओपनिंग कंसीडर आपको मिल गया, पर ओपनिंग मतलब आपको 1/4 का मिल गया। भाई मुझे तो डेट ऑफ एक्विजिशन, फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए 1 जुलाई का बैलेंस, मुझे असेट का बुक वैल्यू का 1 जुलाई का बैलेंस चाहिए ताकि मैं उसको मार्केट वैल्यू ऑफ असेट से कंपेयर कर सकूं। तो मुझे बताइए मैं क्या 3 महीने का डेप्रिसिएशन अब माइनस करूंगा? यस, मैं 10 लाख रुपीज में से 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से माइनस करूंगा। तो 3 लाख 10%, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मैं 25,000 माइनस करके यहां मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9.75 लैक्स। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9.75 लैक्स। मान लो मार्केट वैल्यू आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की गिवन है, दैट इज 12 लैक्स। मान लो आपको 12 लाख गिवन है, तो अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, मतलब ये हो गया रीवैल्यूएशन गेन, और उल्टा हो जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस। तो आपको ये रीवैल्यूएशन गेन और लॉस का एडजस्टमेंट करने, एंड माइंड इट, मैंने आपको पहले ही बताया है रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट टाइम एडजस्टमेंट के पहले नहीं होगा, बिकॉज टाइम एडजस्टमेंट के पहले हमारा एबीडी बैठा हुआ है, एबीडी बैठा हुआ है। टाइम एडजस्टमेंट के बाद ही होगा हमेशा आपका रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। ठीक है, बोलो बेटा कुछ आया समझ में कि नहीं? अब रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आपको यहां पर, जैसे ही आपने ये रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकाल लिया, तो आपको ये किस कॉलम में लेके जाना है? आपको ये एओपी के प्री कॉलम में लेके जाना है। जल्दी बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? आपको क्लियर हुआ कि नहीं? सॉरी, मैंने जल्दबाजी में 9 लाख का ओपनिंग है, डेप्रिसिएशन 10% है, मतलब 9 लाख डिवाइड बाय 90%, तो 10 लाख आया। 9 लाख डिवाइडेड बाय 90%, क्योंकि 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 10% का डेप्रिसिएशन लगने के बाद रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची होगी? 90% ही बची होगी। तो 9 लाख डिवाइड बाय 90%, ये आपका ओपनिंग वैल्यू 10 लाख आ गया। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर आपके पास ईयर एंडिंग की वैल्यू दी हुई है और अगर आपको ओपनिंग वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग WDV परसेंटेज, तो आपको ओपनिंग वैल्यू मिल गई। उसमें से आप का मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई का है, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करके 9.75 हो गया। 9.75, मुझे लगता है तुम लोगों ने मेरी दिल को तो समझ लिया होगा ना, भले मैंने यहां पर हल्का फुल्का एरर कर दिया, पर तुम्हें दिल से तो समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब बुक वैल्यू तुम्हें असेट की मिल गई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मार्केट वैल्यू तुम्हें गिवन होगी हमेशा, तो तुम्हें कंपैरिजन करके रिवैल्यूएशन गेन और लॉस निकालना है। चाहे रिवैल्यूएशन गेन आए चाहे रिवैल्यूएशन लॉस आए, हमेशा आपको प्री कॉलम में डालना है। एज यू कैन सी हियर, ये आपको प्री कॉलम में डालना है। तो प्री कॉलम में आपका आ जाएगा रीवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक लॉस, रीवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक लॉस। बोलो बेटा, सही बात है, तुम्हारा और मेरा दिल का रिश्ता है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है यार, सर ने वहां पर एक छोटा सा एरर कर दिया, 9 डिवाइड बाय 10% कर दिया, ये 9/90% होगा, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो डन एवरीवन। अब तुम्हें रिवैल्यूएशन गेन लॉस निकालना समझ गया। अब रिवैल्यूएशन गेन लॉस अगर तुम्हारा निकालना सीख गया, अब मुझे बताओ कि ये तो तुम्हारा डेट ऑफ एक्विजिशन पर, ये जो भी तुमने एडजस्टमेंट किया है ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर किया है। अब तुम्हें इस पीरियड का मतलब पोस्ट पीरियड का तुम्हें डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन लगना चाहिए कंसोलिडेशन में मार्केट वैल्यू के ऊपर, जबकि सब्सिडी ने लगाया होगा बुक वैल्यू के हिसाब से, तो तुम्हें डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट करना है। तो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट हमेशा किस पीरियड का होगा? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का होगा। डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट होगा क्या? कितना डेप्रीसिएशन एक्चुअली सब्सिडरी कंपनी चार्ज कर चुकी है, कितना डेप्रिसिएशन एक्चुअली सब्सिडरी कंपनी चार्ज कर चुकी है पोस्ट पीरियड में। कैसे निकलेगा सर? सीधी बेटा बात है बेटा, अगर आप डेट ऑफ एक्विजिशन की बुक वैल्यू में से क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपको बीच का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। वापस से डेट ऑफ एक्विजिशन की बुक वैल्यू से क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको बीच का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये दोनों कौन सी है? मतलब एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इसमें से ये माइनस कर दोगे
तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज बाय सब्सिडी आ जाएगा कि सब्सिडी ने कितना चार्ज किया है। मान लेते हैं सब्सिडी ने चार्ज किया है 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। होल्डिंग कंपनी को डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे चार्ज करना चाहिए फॉर द पोस्ट पीरियड। तो होल्डिंग कंपनी को मार्केट वैल्यू पे चार्ज करना चाहिए। जो भी डेप्रिसिएशन वो आपको रेट देगा मार्केट वैल्यू पे के हिसाब से वो आपको चार्ज करना चाहिए उसी मंथ का। मान लो ये आ गया 60,000, तो होल्डिंग कंपनी को चार्ज करना चाहिए 60, सब्सिडी ऑलरेडी चार्ज कर चुका है 50, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कितना बनता है? 10,000 रुपीज। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन आया या इसका उल्टा आया तो सेविंग एंड डेप्रिसिएशन होगी, और दोनों की दोनों चीजें कौन से कॉलम में जाएंगी? पोस्ट कॉलम में जाएंगी। मतलब आप टाइम एडजस्टमेंट में उसको यहां दिखाओगे, डेप्रीसिएशन आप उसको यहां दिखाओगे। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन आया तो माइनस करोगे, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन की सेविंग आ रही है मतलब डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट की सेविंग हो जाएगी। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तो डेप्रिसिएशन बढ़ भी सकता है तो प्रॉफिट माइनस होगा। तो मैं यहां पर आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं एडिशनल डेप माइनस एंड सेविंग इन डेप ऐड। ठीक है, तो आपका ये रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया। मुझे बताइए आपको रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट में कोई तकलीफ? रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट में आपको कुछ पूछना है मुझसे? सर कुछ लोग इसको सेविंग इन डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर हम क्या क्या कर चुके हैं? एओपी बना रहे थे हम, सबसे पहले एबीडी कर चुके हैं। एबीडी में एबनॉर्मल आइटम, बोनस अगर एंट्री पास हो चुकी है तो ऐड बैक, डिविडेंड ऐड बैक होगा अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है या फिर अगर ईयर एंड पे दिया है और उसकी एंट्री पास हो चुकी है। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट का टाइम एडजस्टमेंट सीखा। ठीक है, यहां से कुछ प्रॉफिट निकालकर यहां डाल दिया। फिर जो ऊपर एबीडी किया था उसमें से बोनस तो आपने प्री कॉलम में ऑलरेडी माइनस कर दिया। एबनॉर्मल आइटम्स और डिविडेंड को वापस से रीस्टार्ट करोगे, डिविडेंड माइनस कर लोगे। रीवैल्यूएशन भी आपने देख लिया, प्लस माइनस आपने कर लिया। रिवैल्यूएशन क्यों कर रहा हूं रिवॉल्यूशन? ताकि नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू मिले। अब एक फाइनल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन सा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपको क्या करना पड़ेगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट को समझिए प्लीज। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अनरियलाइज्ड का क्या होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है ना, अनसोल्ड स्टॉक। आप सब जानते हो कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक होता है आपका केस 1, गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी, जिसमें प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट अर्न्ड बाय, प्रॉफिट किसने कमाया? होल्डिंग ने। और दूसरा केस होता है केस नंबर 2 होता है गुड्स सोल्ड बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग, जिसमें प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडरी। अब आपको ये कैसे समझना है, क्या होना चाहिए? तो बस आपको क्या करना है, आपको अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है और एलिमिनेशन करना है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसका सिंपल गोल्डन रूल क्या रहेगा? इसका सिंपल क्या रूल रहेगा? जिस एंटिटी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसके रिजर्व एंड सरप्लस से एलिमिनेट करो। जिस एंटिटी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस से एलिमिनेट करो। तो कुल मिला के अगर आपका केस 1 देखा जाए तो केस 1 में प्रॉफिट किसने कमाया? होल्डिंग ने। तो होल्डिंग के रिजर्व एंड सरप्लस से एलिमिनेट करो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड
रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग, मतलब ये एओपी में आएगा ही नहीं, ठीक है। और केस टू, केस टू, केस टू क्या होगा, केस टू क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट फ्रॉम केस टू। केस टू क्या था, गुड्स सब्सिडी ने बेचे हैं, गुड्स बेटा सब्सिडी ने बेचे हैं, सब्सिडी ने, तो सब्सिडी ने कमाया होगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट फ्रॉम, एलिमिनेट फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी, दैट मींस एओपी, दैट मींस प्री और पोस्ट। आया समझ में कि नहीं। तो अगर मान लो सेकंड केस है, सेकंड केस है बेटा, सेकंड केस को कहा जाता है अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और फर्स्ट केस को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के नाम पर रट्टाफिकेशन करें, आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखें, जिसने प्रॉफिट कमाया उसके रिजर्व एंड सरप्लस से एलिमिनेट होगा। तो केस टू को ध्यान दो, एओपी से एलिमिनेट कब होगा, जब सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया हो। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो एओपी में मैंने यहां पर लिखा है माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, जो कि आप प्री में से या पोस्ट में से हटाओगे, डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कब हुआ होगा। अगर ट्रांजैक्शन बिफोर एक्विजिशन हुआ है तो आप प्री में से हटाओगे, अगर ट्रांजैक्शन आफ्टर एक्विजिशन हुआ है तो आप पोस्ट में से हटाओगे, अगर ट्रांजैक्शन की डेट नहीं बताई गई तो आप हमेशा पोस्ट में से हटाओगे, ट्रांजैक्शन की डेट नहीं बताई गई तो आप हमेशा कहां से हटाओगे, पोस्ट में से हटाओगे। बोलो मेरे भाइयों बहनों, आया समझ में कि नहीं। तो इसीलिए आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना है, पर कौन सा वाला भाइयों बहनों, अपस्ट्रीम वाला। अब याद ना आए अपस्ट्रीम तो एटलीस्ट इतना याद तो आ सकता है ना कि प्रॉफिट जिसने कमाया उसके रिजर्व से हटाओ। तो भाई ये एओपी किसके बन रहे हैं, सब्सिडी के, तो सब्सिडी के रिजर्व से कब हटाएंगे, जब सब्सिडी ने गुड्स बेचा होगा, ठीक है। तो यहां से आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हट जाएगा एंड यू विल फाइनली गेट योर फाइनल प्रॉफिट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। जो आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट होगा उसके दो हिस्से होंगे, होल्डिंग का शेयर, माइनॉरिटी का शेयर। जो प्रॉफिट बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन कमाया गया, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपको जो प्रॉफिट के फिगर दिया हुआ है उसमें आप सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करोगे। सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा बोनस के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन में बोनस नहीं है तो बात खत्म हो गई, पर अगर क्वेश्चन में बोनस दिया हुआ है, चाहे बोनस की एंट्री पास हुई है चाहे एंट्री पास नहीं हुई है, आपको उसके प्रॉफिट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन में इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करना है सब्सिडरी का, सो दैट यू विल गेट योर नेट असेट्स। ये नेट असेट्स अगर मुझे यहां मिल गया, मेरी अगली दो वर्किंग मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बोलो बेटा आपको समझ में आया कि नहीं। बेटा ज्योति, मैं टाइम एडजस्टमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में बताऊंगा, जो मास्टर क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूं ना मैं, टाइम एडजस्टमेंट उसमें बताऊंगा, ठीक है। इसमें बस ये दिक्कत होती है कि जो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है वो कॉस्ट पे है कि सेल पे है, हाँ वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट और सेल पे है तो उसके हिसाब से आपको मार्जिन उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। डोंट वरी, मैंने यहां देखिए, यहां अगर आप दो एडजस्टमेंट देखेंगे 7 और 8, तो 7 इन द मंथ ऑफ जनवरी गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹250 टू सब्सिडरी, और इन द मंथ ऑफ मार्च गुड्स कॉस्टिंग रुपीज दिस सोल्ड बाय सब्सिडरी। मैंने यहां पर अपस्ट्रीम भी दे रखा है, डाउनस्ट्रीम भी दे रखा है, भाइयों बहनों मैंने दोनों दे रखा है। कोई ट्रांजेक्शन सेल वैल्यू पर दी हुई है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वैल्यू पर दी हुई है, टेंशन मत लो, ये वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि तकलीफ जाती है नीलेश भाई, आपको मैं यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं। इसका एडजस्टमेंट मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, ये मास्टर प्रॉब्लम के अंदर, जब मैं मास्टर प्रॉब्लम में सब कवर करने वाला हूं, तो इसीलिए मैं आपको बस अभी एडजस्टमेंट बताते जा रहा हूं, मास्टर प्रॉब्लम में आपको करवाते जाऊंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसोलिडेशन कहां से करें सर, डोंट वरी हर्षित, अभी पूरा लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद हो सकता है तुम्हें ज्यादा डाउट ना आए, ठीक है। एबनॉर्मल वाला सब इसमें दिया हुआ है, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। बेटा एबनॉर्मल का फंडा ऐसा है, एबनॉर्मल का फंडा ऐसा है कि मान लो यहां पर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस मतलब ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको आपने सबसे पहले हटाया है ताकि आप प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का आप एडजस्टमेंट कर सके, टाइम एडजस्टमेंट कर सके। हटा दिया,
फिर वापस से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको देखना था कि एबनॉर्मल लॉस हुआ कहां था, वो तो 1 जुलाई के बाद ही हुआ था, मतलब पोस्ट पीरियड में हुआ था, इसीलिए आप वापस से इसको पोस्ट कॉलम में लेस करोगे। अगर यही चीज यही यहां आ जाती, तो अगर ये चीज यहां आ जाती तो डेफिनेटली आप हुआ तो ड्यूरिंग द ईयर में है ना, तो आप एड बैक तो वही सेम एड बैक तो पोस्ट कॉलम में ही करते, पर लेस करने के लिए वापस से आप प्री कॉलम में से लेस कर देते। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बेटा, बोलो बेटा क्लियर। चलो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज आपका एओपी एंड नेट असेट कैलकुलेशन, जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। नाउ फोकस ऑन नेट असेट, प्लीज 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 फोकस ऑन नेट असेट। नेट असेट जैसे ही तुम्हारा निकल गया, कौन सी डेट का निकला? डेट ऑफ एक्विजिशन का निकला। इस नेट असेट में होल्डिंग का शेयर होगा, इस नेट असेट में माइनॉरिटी का शेयर होगा। जब तुम सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालोगे, पहले आते हैं माइनॉरिटी पे, ज्यादा इजी है, माइनॉरिटी का शेयर निकालोगे तो नेट असेट्स जो भी तुम्हारे डेट ऑफ एक्विजिशन पर आया उसमें तुम्हारा माइनॉरिटी का शेयर होगा, और वो माइनॉरिटी का शेयर इस पे कैलकुलेट होगा। तो तुम्हारा माइनॉरिटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन तुम्हें मिल जाएगा, और उसमें अगर तुम पोस्ट प्रॉफिट ऐड कर दोगे, मतलब ये वाला प्रॉफिट तुम इसमें ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा माइनॉरिटी शेयर एज ऑन बैलेंस शीट डेट आ जाएगा। ये माइनॉरिटी तुम्हारा बैलेंस शीट डेट का आ जाएगा, एमआई ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट का तुम्हें एमआई मिल जाएगा, सिंपल। एमआई में कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट असेट्स का परसेंटेज निकालो, उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करो, और आपका एमआई आपको बैलेंस शीट डेट वाला मिल गया। चलिए अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या फंडा है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फंडा यह है कि हम यहां पर निकालते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सब जानते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हमें दो चीजें कंपेयर करनी होती हैं। एक, हमने इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा, और दूसरा, उसके बदले हमें सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट में कितना हिस्सा मिला। सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट में हमें कितना हिस्सा मिला? सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट में यहां निकल चुका हूं, मैं सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट्स यहां निकाल चुका हूं। तो सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट्स में मुझे जो हिस्सा मिला एज अ होल्डिंग कंपनी को, वो मैं यहां रख दूंगा, वो मैं यहां रख दूंगा। मतलब ये वाला जो आइटम है वो ये वाला आइटम है, ये वाला रख देंगे होल्डिंग कंपनी का। और इन्वेस्टमेंट कितना किया, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने किया होगा उसमें से मुझे हमेशा हमेशा मतलब हमेशा प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी ने रिसीव कर लिया होगा वो माइनस करना है। हो सकता है वो रिसीव करके मैंने गलती से अपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया हो, तो इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट मुझे चाहिए जो मेरे बैलेंस शीट में मुझे दी होगी। मैंने सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव किया होगा वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का होगा या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का होगा। सर कैसे पता चलेगा? अरे भाई पता करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऊपर ऑलरेडी डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर चुके हो। तो तुम्हारा डिविडेंड अगर इस कॉलम में, सॉरी तुम्हारा डिविडेंड अगर तुमने यहां लिखा हुआ है तो इसी में से होल्डिंग को मिला होगा और वो प्री बन गया होगा। अगर यहां लिखा हुआ है तो इसी में से होल्डिंग को मिला होगा और पोस्ट बन गया होगा, सिंपल। तो इसमें से जो होल्डिंग को शेयर मिला होगा मान लो 80%, इसमें से जो होल्डिंग को शेयर मिला होगा मान लो 80%, तो ये वाला शेयर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और ये वाला शेयर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग कंपनी हमेशा अपने पीएनएल में चार्ज करती है, पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर उसने माइनस नहीं किया और गलती से उसने पीएनएल में डाल दिया तो इसीलिए हम यहां पर अभी माइनस कर रहे हैं, अभी इसमें से यहां पर माइनस कर रहे हैं। तो आइए मैं डिविडेंड के एडजस्टमेंट पर वापस जाता हूं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया होगा तो क्या हुआ होगा? इफ डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर पे कर दिया गया था, मतलब वही वाला ये वाला डिविडेंड जब करंट ईयर में डिक्लेयर करके पे कर दिया गया, मतलब वो डिविडेंड पिछले साल का होगा। तो इन द सेम वे अगर डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर करके पे हो गया तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने वो डिविडेंड रिसीव किया होगा, वो डिविडेंड पिछले साल का होगा, और वो डिविडेंड डेफिनेटली, वो डिविडेंड अगर पिछले साल का होगा तो डेफिनेटली करंट ईयर के एक्विजिशन की डेट के हिसाब से वो डिविडेंड होल्डिंग कंपनी के लिए होगा प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड। आई मेरी बात समझ में क्या?
प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड होगा। होल्डिंग कंपनी मस्ट हैव पास्ड आइदर ऑफ दीज टू एंट्रीज, जो भी डिविडेंड होल्डिंग को मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट प्री पोर्शन, टू P&L पोस्ट पोर्शन। इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री, टू इन्वेस्टमेंट प्री पोर्शन मतलब होल्डिंग कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी होगी, तो सीओसी में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन द सीओसी वर्किंग। आपको सीओसी वर्किंग में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको ये माइनस करने की जरूरत नहीं है अगर होल्डिंग कंपनी ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस कर दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं मास्टर प्रॉब्लम में कैसा दिख रहा है। मास्टर प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी दिख रहा है 15 लाख रुपए, और यहां डिविडेंड में क्या लिखा है, डिविडेंड में लिखा है अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगस्त वाला डिविडेंड है, मतलब वो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है, और होल्डिंग कंपनी ने जो भी डिविडेंड रिसीव किया है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया है। भाई ये प्री है, और प्री को अगर उसने करेक्टली रिकॉर्ड किया है मतलब उसने अपने इन्वेस्टमेंट से ऑलरेडी माइनस कर लिया है। ऑलरेडी माइनस कर लिया है तो इसका मतलब वापस से माइनस करने की जरूरत नहीं है। माइनस करने की जरूरत कब है, जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड उसने गलती से P&L में चार्ज कर दिया, उसने गलती से P&L में चार्ज कर लिया। आया समझ में कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं। तो होल्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड रिसीव किया अगर वो प्री पीरियड का है तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट करना चाहिए था, और पोस्ट पीरियड का है तो P&L में डालना चाहिए था। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने गलती से पूरा डिविडेंड अपने P&L में डाल दिया, मतलब उसने ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ये होगा कि होल्डिंग कंपनी को अपना P&L वापस डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो P&L क्रिएट कर लिया था, मतलब प्रॉफिट हटाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट हटाना पड़ेगा प्री एक्विजिशन पीरियड के डिविडेंड के पोर्शन वाला। मान लो फुल डिविडेंड आपका 10,000 का है, 10,000 में से मान लो 6,000 का प्री है और 4,000 का पोस्ट है, तो जो 6,000 का प्री गलती से उसने P&L में डाल दिया वो 6,000 का प्री अपने P&L से बाहर निकालेगा, माइनस करेगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से माइनस करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं। समझ आया सबको। तो वापस आते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से आप डिविडेंड माइनस करोगे, कब माइनस करोगे, अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग कंपनी ने रिसीव किया है, रिसीव करके गलती से P&L में डाल दिया है। सर पता कैसे चलेगा कि उसने गलती से P&L में डाला है, बेटा वो बताएगा। सर नहीं बताया तो मान लेना कि उसने गलती की होगी, मतलब उसने प्री एक्विजिशन डिविडेंड गलती से P&L में डाल दिया, ऐसा अज्यूम करना है। वंस यू विल डिडक्ट दिस, आपको नेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मिल जाएगी, कंपेयर करोगे नेट एसेट्स के नेट एसेट शेयर से, और आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। जल्दी बताइए। नाउ फाइनली आपको लास्ट में एक वर्किंग बनानी पड़ती है, विच इज वर्किंग का नाम होता है कौन सी, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस या P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का एक आपको फाइनल वर्किंग बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, जिसको आपको लिखना पड़ता है सबसे पहले बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग एज पर SFS स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज पर SFS स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से होल्डिंग कंपनी का बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां से आप माइनस करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड एंड wrongly credited to P&L। तो P&L में wrongly क्रिएट हो गया, ये आपने यहां से हटा दिया, जो मैंने अभी आपको करेक्शन बताया था, ये मैंने आपको करेक्शन बताया था, ये वाला आप इन्वेस्टमेंट में से हटा दोगे और P&L डेबिट कर दोगे। ठीक है, इसमें आप ऐड क्या करोगे, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपका शेयर, मतलब एओपी जो आपने बनाया होगा उसमें ये वाला शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वाला, ठीक है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऑन डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का अनरियलाइज प्रॉफिट आप माइनस करोगे। अभी अभी मैंने बताया कि भाई अगर केस 1 होगा तो केस 1 मतलब होल्डिंग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा तो होल्डिंग कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से हटाएगी, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वो माइनस करना पड़ेगा। जल्दी बोलिए। तो उसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मोटा मोटी ये 3 एडजस्टमेंट तो होंगे ही होंगे, पक्का पक्का। अब एक और एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ईयर एंड पे डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो वो डिविडेंड करंट ईयर का होगा और करंट ईयर में होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो करंट ईयर में होल्डिंग कंपनी को भी तो डिविडेंड मिलना चाहिए और वो डिविडेंड करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर में होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलना चाहिए। होल्डिंग कंपनी ने अभी तक उसकी कोई एंट्री पास नहीं की होगी, एक्चुअली ये बन जाएगा रिसीवेबल बाय होल्डिंग कंपनी, क्योंकि ईयर एंड में 31 मार्च को जब वो डिविडेंड डिक्लेयर भर करेगा तो उसने पेमेंट नहीं किया होगा, वो सिर्फ पेबल दिखाएगा। तो सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिविडेंड पेबल दिखेगा, तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसीवेबल दिखना चाहिए। तो लॉजिकली होल्डिंग कंपनी को क्या एंट्री पास करनी चाहिए? अगर कुछ पोर्शन डिविडेंड प्री वाला है तो इन्वेस्टमेंट से माइनस करना चाहिए, पोस्ट वाला है तो वो अपने कंसोलिडेटेड P&L में ऐड करेगा। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ही रेयर है, पर मैं यहां पर ऐड करवा देता हूं डिविडेंड रिसीवेबल। यहां आप समझ जाओगे, जैसे ही आप पढ़ोगे रिसीवेबल है, यहां पर डिविडेंड रिसीवेबल बाय एच फ्रॉम सब्सिडरी इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट करंट ईयर एंड। करंट ईयर के एंड में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो होल्डिंग कंपनी को उसका शेयर मिलेगा, ऑब्वियसली पोस्ट एक्विजिशन वाला, और वो आप ऐड बैक कर दोगे। इस तरीके से आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा। अगर इसमें कोई और एडजस्टमेंट है तो अलग बात है, अदरवाइज ये आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा, प्लस माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट। ये आपको मास्टर प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कौन से एडजस्टमेंट आएंगे। बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं? भाइयों बहनों, ये पूरा वर्किंग नोट आपको समझ में आया कि नहीं? दिस वॉज कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस या P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब आप चाहो तो मैं आपको पूरा कंप्लीट मास्टर प्रॉब्लम करवा सकता हूं, करवाऊं क्या? यू वांट मी टू सॉल्व मास्टर प्रॉब्लम? ये मास्टर प्रॉब्लम है, पूरा मास्टर प्रॉब्लम करेंगे। हालांकि मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी साथ में लिख दी है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ पूरा मास्टर प्रॉब्लम वापस से सॉल्व करूंगा। डोंट वरी, मैं मास्टर प्रॉब्लम पूरा का पूरा वापस से तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है? रेडी हो? मैं इतना बोल सकता हूं कि लास्ट डे पे तुम मेरा ये वाला क्वेश्चन देख के जाओगे, सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये देखो, कुछ बच्चे पूछते हैं सर बस यही देख के ना चलेगा। देखो बेटा, ये ऑब्वियसली एक बेसिक सी बात है कि अगर टीचर आपको मास्टर प्रॉब्लम करवा रहा है तो उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे। अब आपको ये तो देख के ही जाना है, पर जैसे इसमें जैसे मैंने बोला कि भाई डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हुआ, मैंने वो वाला केस डाला है, वो वाला केस नहीं डाला है कि भाई डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर होगा, क्योंकि वो बहुत कम पूछा जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन देख के जाना जहां पर डिविडेंड ईयर एंड में डिक्लेयर हुआ होगा, सिंपल, ठीक है? अब जैसे यहां पर होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड को करेक्टली ट्रीट किया है, पर ऐसा कोई क्वेश्चन देख के जाना जहां पर होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड को गलती से P&L में डाल दिया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड गलती से P&L में डाल दिया। तो ऐसी छुटपुट बातें तुम्हें देख के जानी पड़ेंगी, पर मोटा मोटी
ये क्वेश्चन से तुम्हारा 80% सब चल हो जाएगा, 80-90% सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें बेटा। आई थिंक आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ मास्टर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ मास्टर प्रॉब्लम। चलो उठा लो अपने शस्त्र और शुरू हो जाओ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन 31 मार्च। ठीक है, देखो अच्छी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एंड डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी। ये जो डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी होता है ना, इसका मतलब ये है कि सब्सिडरी कंपनी के मैंने डिबेंचर भी खरीदे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर ये वाले रहे होंगे, ये वाले रहे होंगे। मतलब डिबेंचर एक लोन होता है बेटा, आप सब जानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी ने लोन लिया है और होल्डिंग ने उसको लोन दिया है, तो बेटा ये लोन है, ये इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कभी भी सीओसी की वर्किंग में नहीं जाएगा, मतलब वो इस इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, वो इस इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट में दो ही टाइप के इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी आमतौर पर नहीं पूछा जाता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ऑन 1 जुलाई 2012, तो ये हो गई आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इसी के साथ हम बनाएंगे एक टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन में हम बोल रहे हैं 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल x2, 31 मार्च x3। ठीक है, ये 31 मार्च x3। उसके बाद होल्डिंग लिमिटेड का ये डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई, ये हो गया DOA, तो ये डेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर होल्डिंग लिमिटेड परचेज्ड लिखा है, परचेज्ड 75,000 इक्विटी शेयर, मतलब इसमें बोनस इशू शामिल नहीं होगा, परचेज लिखा है ना। अगर लिखा होता होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 75,000 इक्विटी शेयर एट द ईयर एंड, होल्ड्स मतलब क्या, परचेज करने के बाद उसको बोनस मिलने के बाद उसने इतना होल्ड करके रखा है, उसने उतना होल्ड करके रखा है। ये होल्ड नहीं है, परचेज है, मतलब ये विदाउट बोनस है। ठीक है, तो 75,000 परचेज किया है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बैलेंस है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंड के बैलेंसेस 6,04,50, जनरल रिजर्व 6 लाख, P&L 450। मास्टर क्वेश्चन तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। मास्टर क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा, ये लेक्चर आधा देख के मास्टर क्वेश्चन नहीं देखा तो क्या ही देखा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन, समझ गए। चलो उसके बाद ये बैलेंस हमने डाल दिया। ऑन 1 अगस्त डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडरी 12% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1 अगस्त मतलब ये वाला 1 अगस्त डिविडेंड। तो बताओ बेटा, डिविडेंड अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया गया मतलब वो लास्ट ईयर का होगा। ओ माय गॉड, लास्ट ईयर का होगा मतलब प्रीवियस ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन अभी की है, मतलब सर ये हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कितना डिविडेंड है सर, 12%। ये 12% किसके ऊपर लगाएंगे, इक्विटी कैपिटल के ऊपर। फिलहाल ना मैं इक्विटी कैपिटल के ऊपर अभी कुछ नहीं लगाना चाहता हूं, ये 12% हो गया। या फिर मैं परसेंटेज निकालूं कि भाई 75,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख के हिसाब से 10 रुपए 1 लाख, नहीं, मुझे पता नहीं ना कि इसके शेयर कैपिटल में बोनस शामिल है कि नहीं, ये 10 लाख विथ बोनस है कि विदाउट, ओ भाई मुझे नहीं पता। ठीक है ना, क्योंकि मेरा डिविडेंड पिछले साल का है तो शेयर कैपिटल मुझे चाहिए विदाउट बोनस, क्योंकि बोनस तो करंट ईयर में आया, तो मुझे तो शेयर कैपिटल विदाउट बोनस चाहिए।
आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोनस का वेट करना है। मैं बोनस का वेट करना चाह रहा हूं कि बोनस इशू वाली एंट्री आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि मेरा शेयर कैपिटल ऊपर 10 लाख कौन सा वाला है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ गए? अमाउंट रिसीव बाय होल्डिंग इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ऑलरेडी नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैंने आपको सिखाया था कि आपको इनको नेट इन्वेस्टमेंट्स पे लाना पड़ता है। सीओसी के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आपको इसको नेट इन्वेस्टमेंट पे लाना पड़ता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करने के बाद। वो बोल रहा है कि भाई होल्डिंग कंपनी ने करेक्ट किया है। सर करेक्ट किया है, पर क्या करेक्ट किया है बेटा? डिविडेंड कौन सा है? डिविडेंड कौन सा है? प्री है कि पोस्ट है? डिविडेंड बेटा प्री है, और प्री है तो कहां माइनस होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए ना, तो इन्वेस्टमेंट से लेस हुआ है बेटा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से लेस हुआ है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस 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 यस, हाँ जी, हाँ जी। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, होल्डिंग ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड कलेक्ट करके करेक्ट ट्रीटमेंट दिया है, मतलब उसने अपने इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया है। मतलब जो उसके इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी नेट इन्वेस्टमेंट है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा, यहां तक पहुंच गए सब मेरे साथ? चलो सर, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो हमने अक्टूबर मंथ में एबनॉर्मल लॉस भी रख लिया 15,000। हम इसको एओपी में ट्रीट करेंगे, एबीडी। ठीक है, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 जुलाई 22 लाख, डेप्रिसिएशन 15%। तो 1 जुलाई मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, तो यहां पर मार्केट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 22 लाख रुपीस दिया हुआ है, 22 लाख रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट 15% दिया हुआ है, तो डेप 15% कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? लैंड एंड बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू है 17 लाख रुपए बेटा। तो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 17 लाख रुपीस। अब आप जान चुके हो 17 लाख रुपीस लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है। डेप्रीसिएशन का रेट 15% है। रिवर्स वर्किंग करके डिवाइड बाय 85% करके आपको ओपनिंग वैल्यू मिल जाएगी। 3 महीने का डेप्रीसिएशन माइनस करके आपको बुक वैल्यू यहां मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद in the month of January 13, goods sold by holding company having cost of 250, goods sold by holding company, तो इसका मतलब यहां आएगा unrealized profit earned by holding company। देखते हैं कितना कितना सोल्ड किया, कितना सेल किया, कितना सेल किया। गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग हैविंग कॉस्ट 2.5 लाख एट 3 लाख, मतलब 50,000 का प्रॉफिट कमाया। 60% ऑफ सच गुड्स आर अनसोल्ड विद द सब्सिडरी। तो पहले बताओ टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 250 के गुड्स 3 लाख में बेचे, मतलब 50,000 का टोटल प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 50,000 का टोटल प्रॉफिट कमाया इनटू अभी भी अनसोल्ड गुड्स कितने पड़े हैं? 60%। तो अनरियलाइज प्रॉफिट सिर्फ 60% ही होगा। तो बताइए कितना? 30,000। 30,000 का ट्रीटमेंट क्या करोगे बेटा? 30,000 का ट्रीटमेंट क्या करोगे? कंसोलिडेटेड पी&एल में से माइनस करोगे, और इसके अलावा स्टॉक की वैल्यू में से माइनस करोगे बैलेंस शीट के अंदर। बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? मेरे साथ लिखते जा रहे हो? जिसने कमाया है उसके प्रॉफिट से हटेगा। चलो अगला पॉइंट नेक्स्ट। in the month of March 2013, goods costing rupees 125 sold by subsidiary at 20% profit on sales। सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया, तो चलो वापस से आ जाओ। बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अर्नड बाय सब्सिडरी। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अर्नड बाय सब्सिडरी कितना कमाया होगा? देखते हैं वापस। गुड्स कॉस्टिंग 125 सोल्ड बाय सब्सिडरी 20% प्रॉफिट ऑन सेल, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 50,000 जो कि सेल वैल्यू ही है। किसी बच्चे ने बोला था कि कंफ्यूजन होता है कि सेल है कि कॉस्ट है, तो 50,000 सेल वैल्यू है और 20% प्रॉफिट ऑन सेल ही है। डायरेक्ट निकाल लेंगे कि भाई क्या होगा। तो 50,000
इंटू 20%, यहां पर 10,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडी ने कमाया, और ये ट्रांजैक्शन हुआ है मार्च के महीने में, मतलब पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में। तो इसका मतलब यहां पर पोस्ट कॉलम में माइनस करेंगे और स्टॉक की वैल्यू माइनस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलो 31st March subsidiary company has issued 31st March subsidiary has issued bonus equity share in the ratio of 1:5 whose entry is not yet passed finally। बोनस की एंट्री पास नहीं हुई है, मतलब जो ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल विदाउट बोनस है। अब इसका क्या क्या रेलेवेंस है, क्या क्या रेलेवेंस है? एक तो हमने जो शेयर खरीदे हैं वो भी विदाउट बोनस है, और ये शेयर कैपिटल भी विदाउट बोनस है, तो बढ़िया मैच कर गया आपका। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1 लाख शेयर है विदाउट बोनस। 1 लाख में से 75,000 शेयर हमने खरीदे, मतलब ये हो गया हमारा 75% का होल्डिंग का रेशियो, माइनॉरिटी आ गया 25%। दूसरी बात, जो डिविडेंड का रेट है वो 12% है, और डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है। जब भी डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा तो शेयर कैपिटल मुझे बिफोर बोनस चाहिए, क्योंकि बोनस तो भैया यहां पर आया है ना, बोनस तो यहां पर आया है ना, और डिविडेंड तो यहीं पर आ गया है, और बोनस डिविडेंड तो पिछले साल के कैपिटल पर आना चाहिए। तो पिछले साल का कैपिटल कितना था? यही 10 लाख। इसका मतलब डिविडेंड कितना होगा? इसका मतलब जो डिविडेंड होगा वो होगा 1,20,000 का, 1,20,000 का डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का होगा। ऐड करेंगे पहले, फिर टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर प्री कॉलम में से लेस करेंगे। ठीक है, आगे बिल्स पेबल ऑफ एस आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच, एच हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड 40% ऑफ दोज बिल्स, आएंगे बाद में। क्रेडिटर्स ऑफ एस इंक्लूड 40,000 पेबल टू एच, ट्रेडर्स ऑफ H includes 50,000 receivable from H. Difference can be treated as cash in transit. इस पे भी बाद में आएंगे, ये लास्ट के दोनों पॉइंट्स हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट वाले हैं, इंटर कंपनी है। तो चलिए, आया समझ में कि नहीं? अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहली वर्किंग, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, विच इज AOP एंड नेट असेट्स स्टेटमेंट। AOP एंड नेट असेट्स स्टेटमेंट। ठीक है, आप बनाओगे मेरे साथ पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अप टू 1 जुलाई, ये आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन जिसमें जनरल रिजर्व एंड P&L, और ये आ जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसमें आप सबसे पहले बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ P&L रखोगे, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ P&L रखोगे। आपके पास ऑलरेडी ये वर्किंग दी हुई है, 210 और 150 ओपनिंग का दिया हुआ है, 210 एंड 150 ओपनिंग का दिया हुआ है 1 अप्रैल एंड 1 अप्रैल, और जनरल रिजर्व और P&L 6 लाख और 4.5 ये क्लोजिंग का दिया हुआ है, 6 लाख एंड 450 ये क्लोजिंग का दिया हुआ है। ठीक है, 6 लाख और 4.5 450 क्लोजिंग का दिया हुआ है 31 मार्च का। यू नो वेरी वेल कि हमारा पीरियड 1 जुलाई से लेकर 31 ऑफ मार्च तक होना चाहिए ना। 6 लाख में से 210 गया बेटा, 6 लाख में से 210 गया, ये बचा 3,90,000, और 450 में से 150 गया तो ये बचा 3 लाख। अब ये बेटा आपके क्यों ना, क्योंकि ये बैलेंसेस ओपनिंग हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 12 मंथ के प्रॉफिट होंगे। तो आपको टाइम एडजस्टमेंट करना चाहिए, पर रुको, टाइम एडजस्टमेंट से पहले क्या करते हैं? अब आप मुझे नाम बोलोगे कौन सा था वो 360 डिग्री प्लेयर, कौन है? जल्दी बोलो, क्या करते हैं? 360 डिग्री प्लेयर कौन है? क्या करोगे अब यहां पर आप? ABD। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? एबनॉर्मल लॉस 15,000 है। हमेशा पहले प्री कॉलम में से आप हटाओगे। सर कहां से? जनरल रिजर्व की P&L। बेटा एबनॉर्मल लॉस छोटा सा आइटम है, P&L में जाएगा, जनरल रिजर्व में सिर्फ बोनस वाली चीज जाएगी बेटा 15,000। ठीक है, ABD तो बोनस। अब बोनस बेटा, बोनस कितना है?
तो बोनस के लिए हम वापस से चलते हैं 1:5, बोनस है 1:5, 1:5 आपके शेयर कैपिटल का होगा, 10 लाख का होगा, तो बोनस का अमाउंट हो जाएगा बेटा 10 लाख इंटू 1/5, मतलब 2 लाख, मतलब 2 लाख। अब 2 लाख बोनस की एंट्री पास हुई है क्या? बोनस की बेटा एंट्री पास हुई है क्या? एंट्री नॉट येट पास। जब बोनस की एंट्री पास नहीं हुई है तो हमने क्या डिस्कस किया था? बोनस की एंट्री नहीं पास हुई है तो आपको ओनली लेस करना है प्री कॉलम में से, आपको ऐड बैक नहीं करना है, आपको ऐड बैक नहीं करना है। तो आप एबीडी करोगे तो सही, पर सिर्फ आप यहां से माइनस करोगे, ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। अगर एंट्री पास हो चुकी होती तो जर्नलिज्म में यहां पर आप ऐड बैक करते। ठीक है, बोलो बेटा, बोलो रे। माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? एंट्री पास नहीं हुई है, रिजर्व्स में से माइनस करना पड़ता है। हमेशा बोनस पुराने रिजर्व्स में से देते हैं, इसलिए प्री में से माइनस कर रहे हैं। ए बी डी, डी फॉर डिविडेंड, डिविडेंड। अब मुझे बताओ, डिविडेंड आपका करंट ईयर में पे भी हो गया, मतलब एंट्री भी पास हो गई होगी, तो इसका मतलब करंट ईयर में एंट्री पास हो गई होगी, तो करंट ईयर के पोस्ट में से माइनस हो गया होगा। इसीलिए आप करंट ईयर के पोस्ट में से माइनस हो गया होगा 120, तो आप पहले उसको ऐड बैक करोगे। तो ये हो गया आपका एबीडी। एबीडी आपका जैसे ही हो गया, जैसे ही आपका एबीडी हो गया, तो अब आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा आपका कितना? 210, 150 माइनस 2 लाख, तो ये आ जाएगा 160, 160। फिर 390, 390, और ये आ जाएगा 3 लाख प्लस 15 प्लस 120, ये आ जाएगा 435। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी वर्किंग अगर कैलकुलेशन अगर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने एबनॉर्मल को हटा दिया, फिलहाल मैंने बोनस का एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने डिविडेंड को हटा दिया। अब मुझे सही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स मिल चुके हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मैं करूंगा प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, मैं करूंगा प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट जब मैं करूंगा तो टाइम एडजस्टमेंट के लिए मुझे कितने महीने दिए हुए हैं? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का टाइम एडजस्टमेंट करूंगा, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का टाइम एडजस्टमेंट जब करूंगा तो 390 इंटू 3/12, 390 इंटू 3/12, और 435 इंटू 3/12 हटा दीजिए। 390 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 97,500, और 435 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 1,08,750, 1,08,750। ठीक है, टाइम एडजस्टमेंट हो गया 97,500, 1,08,750। तुमने लेक्चर को लाइक किया है? तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया ना नालायको? यही दोस्ती, यही प्यार, यही दोस्ती, यही प्यार। सही है। इंसान सिर्फ मतलबी है, इंसान सिर्फ मतलबी है बेटा, मतलबी। 326250, 326250। ठीक है, इंसान कौन है? मतलबी। चलो, चलो, टाइम एडजस्टमेंट हो गया। अब टाइम एडजस्टमेंट आगे बढ़ने के पहले, कुछ भी और करने से पहले, जो ऊपर आपने किए हैं उनको रीस्टेट करना पड़ेगा, एबनॉर्मल को और डिविडेंड को। बोनस तो वही वही हो जाता है, तो एबनॉर्मल माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस माइनस कहां से करेंगे? ये डिपेंड करता है कि उसकी डेट क्या थी। बेटा उसकी डेट अक्टूबर थी, जो कि पोस्ट एक्विजिशन में ही चल रही है, मतलब आप वहीं से माइनस करोगे जहां पर आपने ऐड किया था। अगर 1 जुलाई से पहले की डेट होती तो हम प्री में से माइनस करते। फिर उसके बाद बेटा डिविडेंड, डिविडेंड आप सब जानते हो बेटा, ये हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड बेटा 120 माइनस होगा प्री कॉलम से। इसके अलावा और कौन से एडजस्टमेंट होते हैं सर? और होते हैं आपके रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट। थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं यहां पर सेकंड वर्किंग नोट कर लेता हूं, रीवैल्यूएशन। सर रीवैल्यूएशन की वर्किंग नोट पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, और बाद में भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी जगह ज्यादा छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे बताओ 31 मार्च को बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग
सब्सिडरी कंपनी का था 17 लाख रुपए बेटा, और डेप्रीसिएशन का रेट चल रहा था 15%। तो 1 अप्रैल को बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना बनता है बेटा? 17 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 85% बनता है। 17 लाख रुपए डिवाइड बाय 85% बनता है, मतलब 20 लाख रुपीस बनता है। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मुझे चाहिए 1 जुलाई की बुक वैल्यू। 1 जुलाई की लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू चाहिए, डेप्रिशिएशन 3 महीने का माइनस करके इंटू 15% इंटू 3/12, मतलब 75,000 माइनस करके। तो 20 लाख में से अगर मैं 75,000 माइनस कर दूं तो 19,25,000 मेरी वैल्यू बचनी चाहिए 1 जुलाई की। और 1 जुलाई की मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो दी हुई थी 22 लाख रुपीस, 22 लाख रुपीस मुझे मिल गई। यहां पर अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, और इन दोनों को कंपेयर करके मैं देखूंगा कि मेरा कौन सा प्रॉफिट गेन लॉस आ रहा है। मेरा आ रहा है रीवैल्यूएशन गेन, और रीवैल्यूएशन गेन अगर आ रहा है तो रीवैल्यूएशन गेन बेटा यहां पर मैं ऐड रीवैल्यूएशन इफेक्ट, रीवैल्यूएशन इफेक्ट मैं 2,75,000 का रीवैल्यूएशन इफेक्ट अपने प्री कॉलम में दूंगा, बिकॉज ये एडजस्टमेंट मैंने एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन को किया है। पर इसके साथ साथ मैं डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट करूंगा, डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट करूंगा, डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट करूंगा। बोलो बेटा, डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट करूंगा। तो डेप्रीसिएशन का क्या एडजस्टमेंट करूंगा? डेप्रीसिएशन का मैं एडजस्टमेंट करूंगा एक्चुअल डेप बाय सब्सिडरी। क्या बताया था मैंने भाई? डीओए वाली बुक वैल्यू और क्लोजिंग बुक वैल्यू। तो डीओए वाली बुक वैल्यू 1925, क्लोजिंग बुक वैल्यू 17 लाख, मतलब 225, 2,25,000 का डेप्रिसिएशन। और मार्केट वैल्यू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बाय होल्डिंग ऑन मार्केट वैल्यू, मतलब 22 लैक्स। 22 लैक्स का 15% का 15% 9/12, तो 22 लैक्स इंटू 15% इंटू 9/12, ये हो जाएगा 2,47,500। 2,47,500 माइनस 225, ये हो जाएगा 22,500। ये हो जाएगा 22,500। मुझे बताइए ये एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा, होल्डिंग को ज्यादा लगाना चाहिए, तो ये एडिशनल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन आप कहां डालोगे? एडिशनल डेप्रीसिएशन आप डालोगे 22,500, प्रॉफिट उससे सब्सिडरी का गिर जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? सर अगर डेप्रिसिएशन रेट ना ही दिया हो तो? बेटा अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होगा ना तो पक्का पक्का वो तुझे क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग वैल्यू देगा, ताकि तू डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर निकाल के रेट निकाल पाए। तू खुद सोच, ओपनिंग 20, क्लोजिंग 17, 3 लाख का डेप्रिसिएशन, तो 3 लाख डिवाइड बाय 20 तेरा 15% आ जाएगा। क्यों? तो पक्का पक्का वो तेरे को ओपनिंग बुक वैल्यू देगा। सर ओपनिंग बुक वैल्यू भी नहीं दी तो? मालिक ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सर एक्चुअल डेप्रिसिएशन बताना फिर से। बेटा एक्चुअल डेप्रिसिएशन सब्सिडी ने बेटा पोस्ट पीरियड में कितना कमाया होगा? पोस्ट पीरियड मतलब कहां से कहां, कहां से कहां? यहां से लेकर यहां तक, तो यहां की बुक वैल्यू माइनस यहां की बुक वैल्यू। तो देखो जी, यहां की बुक वैल्यू माइनस यहां की बुक वैल्यू, ये और ये 225, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ये हो गया तेरा डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हो गया, रिवैल्यूएशन आ गया। रिवैल्यूएशन के साथ साथ और क्या आता है? रिवैल्यूएशन के साथ साथ आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैं बताऊं, मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से चल ही नहीं रहा हूं, मैं तो पता है कि मेरे को टाइम एओपी में कौन कौन सा एडजस्टमेंट करने हैं, वो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है तो कर लूंगा। तो मेरे को एडजस्टमेंट पता होने चाहिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन पर, अपस्ट्रीम 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 ये वाला, तो 10,000 पोस्ट कॉलम से हटाओगे तो आपका 10,000 पोस्ट कॉलम से हटेगा। सर जर्नलिज्म में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता क्या? बेटा सिर्फ बोनस का होता है, वो भी इसमें नहीं होगा, पास नहीं हुई थी, अदरवाइज कुछ और नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए 366 250 माइनस 120 प्लस 275, ये हो गया 521,250, ये 292,500,
326250 प्लस माइनस 278,750। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। ये मिल गया मुझे फाइनल प्रॉफिट। प्लीज चेक करके बताइए कि ये सही आ रहे हैं फिगर्स की नहीं, ये सही फिगर्स हैं कि नहीं, बोलो। बोलो जी। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी विथ बोनस। विथ बोनस आप जानते हो बोनस इश्यू कितना था, 2 लाख का, और इक्विटी कैपिटल पुराना वाला कितना था, 10 लाख का, तो यहां आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, जानते हो कि मैंने ये बाइफर्केशन क्यों किया? क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन कॉलम है ये वो। ठीक है, अब आपको यहां क्या मिल गया? 521,250, 521,250 प्लस 12 लाख, ये मिल गया 17,21,250। ये मिल गया तुम्हें नेट असेट्स ऑन 1 जुलाई। और यहां 292,500 और 278,750। ठीक है, तो इन दोनों को 292,500 का, अच्छा परसेंटेज कितना? 75%। 219,375 होल्डिंग और MI 73,125, 278,750 इंटू 75%, 20906369,687 होल्डिंग माइनॉरिटी का आ गया। सर कंसोलिडेट P&L आने के चांसेस हैं बेटा, आने के भी चांसेस थोड़े से तो हैं, पर वो मैं आपके साथ इसी सेशन में डिस्कस भी करूंगा, डोंट वरी, डिस्कस करूंगा वो चीज में। ठीक है, चलो, थैंक यू सुरेश, थैंक यू सो मच। सर अगर अपस्ट्रीम ट्रांजिशन DOA से पहले हो तो बेटा, अपस्ट्रीम ट्रांजिशन DOA से पहले तो बेटा पोस्ट में, प्री में से माइनस करना पड़ता बेटा, प्री में से माइनस करना पड़ता। मैंने यहां लिखा है मेरे भाई, ये देख, ये देख लिखा है। ठीक है, चलो, आपका AOP बन गया, आपका रिवैल्यूएशन बन गया। अब आप अगली चीज बनाओगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप जब बनाओगे तो आप यहां पर लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, कितना? 15 लाख। मैं यहां पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस नहीं करूंगा, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, माइनस होल्डिंग्स शेयर इन नेट असेट ऑन DOA। तो नेट असेट हैं कितने? नेट असेट हैं 1721,250, 1721,250 इंटू 75%, 1721,250 इंटू 75%, तो ये आ जाएगा 1290937, 209063, 209063। ठीक है सर, डिविडेंड तो एक्विजिशन के बाद का है। हर्षिता, ओ मेरी प्यारी बहना, हर्षिता बहन, डिविडेंड एक्विजिशन के बाद सिर्फ पे किया गया है बेटा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिविडेंड पे कब किया गया है उसको मत देखो, डिविडेंड किस साल का है उसको देखो बेटा। डिविडेंड किस साल का है उसको देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद पे किया गया है इसको नहीं देखना है। तो सर डिविडेंड किस साल का है बेटा? प्रीवियस ईयर का है। सर कैसे पता चला? ड्यूरिंग द ईयर कभी भी अगर डिविडेंड पे किया जाएगा तो वो डिविडेंड हमेशा माना जाएगा कि पिछले साल का होगा। ठीक है, और अगर ईयर एंड पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो माना जाएगा कि करंट ईयर का होगा। तो क्योंकि डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे किया गया तो मैंने बोल दिया कि वो प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हमेशा पिछले साल का डिविडेंड डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का होगा। पिछले साल का है, दिया अभी है बहन, दिया अभी है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपको 2090
63। क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया गुडविल, आपको मिल गया गुडविल, ठीक है। फोर्थ, फिर आप निकालोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप निकालोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% ऑन नेट असेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट असेट्स कितने थे? 17, 21, 250 इंटू 25%, ये आ गया 430,313। और इसमें आप प्लस करोगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल। तो जनरल रिजर्व पी एंड एल कितना कितना है? 73125, 73125। और पी एंड एल कितना है? 69687, 69687। 430,313, 73125, 69687, ये हो गया 573,125। ये मिल गया यहां पर। सर एबनॉर्मल लॉस का बताओ ना। बेटा मयूरेश मैम ने एबनॉर्मल लॉस का बता तो दिया मेरे भाई। एबनॉर्मल लॉस का हमने क्या किया? सबसे पहले मैंने एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक किया, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस क्या है? ड्यूरिंग द ईयर कहीं पे भी आया, आपको पोस्ट कॉलम में हमेशा ऐड बैक करना है, हमेशा पोस्ट कॉलम में ऐड बैक करना है, ताकि आप उसका इफेक्ट हटा के टाइम एडजस्टमेंट सही प्रॉफिट का कर सको। हो गया। अब आपने एबनॉर्मल लॉस जो हटाया था उसको वापस से लेस कर दो। लेस आपने पोस्ट में से ही क्यों किया? बिकॉज बेटा आप देखो ध्यान से, वो अक्टूबर में आया है, अगर वो यहां कहीं आता तो मैं उसको लेस यहां से करता, बस इतनी सी बात है। ओ भाइयों बहनों, ओ भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। तो ये हो गया आपका एमआई। एमआई के अलावा और क्या वर्किंग करते हो आप? एमआई के अलावा आपकी वर्किंग होती है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसमें जनरल रिजर्व, इसमें पी एंड एल। तो यहां पर होल्डिंग्स बैलेंस, होल्डिंग के रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस क्या हैं? होल्डिंग के रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस 750 और 6 लाख। ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 6 लाख, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड नहीं है। फॉर्मेट में मैंने तुम्हें दिया था, फॉर्मेट में मैंने तुम्हें दिया था प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड, पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने सही करेक्ट ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। चलो करेक्ट ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर कहां से आया? 219,375, 219,375 और 209063, 219,375, 209063, ठीक है। ये आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। और क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो होल्डिंग ने कमाया, अर्न्ड बाय होल्डिंग, अर्न्ड बाय होल्डिंग हमारी वर्किंग में हमने कर दिया था अर्न्ड बाय होल्डिंग कितना 30,000। तो 30,000, ठीक है। याद है तुम्हें? यही वाला फंडा था। और क्या था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लास्ट में डिविडेंड रिसीवेबल बाय होल्डिंग फ्रॉम सब्सिडरी इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट करंट ईयर एंड। है ही नहीं क्वेश्चन में, डिविडेंड करंट ईयर के एंड में डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। तो और कुछ क्या? एनी अदर एडजस्टमेंट। यस, एनी अदर एडजस्टमेंट पे आओ। एनी अदर एडजस्टमेंट में बेटा इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक नया एडजस्टमेंट सिखा देता हूं जो मैंने यहां पर दिया है। ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आप देखिए कि जो आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 3 लाख रुपए का, वो आपने 30% डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हैं, और उसके 30% डिबेंचर्स की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे फेस वैल्यू, तो वो बेटा 12 लाख का 30% ये आएगी 3,60,000। जब आप इसको सेट ऑफ करोगे कि भाई 3,60,000 के डिबेंचर सेट ऑफ हो जाएंगे विद द 3 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बेटा 60,000 का डिफरेंस भी तो आएगा। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी? कायदे से उसका इंपैक्ट तुम्हारा आएगा। तुम डिबेंचर्स को सेट ऑफ कर रहे हो, तो डिबेंचर्स गया तुम्हारा 360 से, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स तुमने करा था 3 लाख, तो सोचना तुम्हारा प्रॉफिट हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस
60,000। तो ये था तुम्हारा एनी अदर एडजस्टमेंट। अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सेट ऑफ होके इस तरीके से आएगा। सर अगर उल्टा होता, सब्सिडरी ने होल्डिंग के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो सर क्या होता? तो भी हम यही सेट ऑफ करते बेटा कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, और वही कंसोलिडेटेड P&L में जाता। तो बेटा आप यहां पर उसको एडजस्ट करोगे, और अगर यहां पर उसको एडजस्ट करोगे तो यहां पर ऐड होगा गेन ऑन डिबेंचर्स सेट ऑफ। गेन ऑन डिबेंचर सेट ऑफ, लाइबिलिटी ज्यादा गई, असेट कम गई, तो आपका 60,000 का गेन होगा। बोलो ये कितने बच्चों को समझ में आया पॉइंट? जल्दी बोलो, कितने बच्चों को ये समझ में आया? सर प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ माइनॉरिटी की वर्किंग में। ओके, प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अब भी क्या भी कर देते बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपीस। सब्सिडरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीस है। क्या होल्डिंग कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड किया है? नहीं होल्ड किया है। तो क्या करेंगे हम? सीधा सीधा उसको माइनॉरिटी में ऐड कर देंगे, माइनॉरिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, और ये आपका यहां पर ऐड हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी 100%, क्योंकि होल्डिंग ने होल्ड नहीं किया है, होल्डिंग ने होल्ड नहीं किया है, तो एज इट इज पूरा पूरा 3 लाख रुपए का यहां आ जाएगा। सर अगर मान लो होल्डिंग ने अगर होल्ड किया होता तो क्या होता? होल्डिंग ने अगर होल्ड किया होता तो वो हम यहां पर नेट असेट में अलग से कर देते। मान लो होल्डिंग ने 20% होल्ड किया होता तो 60,000 अलग से यहां पर आ जाता बेटा, और इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंशियल भी आता। ठीक है, मान लो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंशियल उसने 1 लाख रुपए में कर दिया, तो 1 लाख रुपए यहां ऐड होता, और शेयर कैपिटल की वैल्यू 20% उसने होल्ड की तो वो यहां पर 20% के फॉर्म में आ जाती। ठीक है, यहां मैंने पूरा माइनॉरिटी को दे दिया। अब माइनॉरिटी आपका 5 लाख की जगह 8,73,125 हो गया। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। तो इसी के साथ आपके एडजस्टमेंट अगर हो गए तो 750, 219,375, ये हो गया 969,375, और 6,20,9063, 30,000 माइनस करेंगे, 6,20,9063 माइनस 30,000 प्लस 60,000, ये हो गया 839,063, और टोटल हो गया 969,375, टोटल हो गया 18,08,438। ठीक है, 18,08,438। ठीक है, चलो तो ये कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी हो गया। अगर अब तुम फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बेटा मास्टर क्वेश्चन में ऑलरेडी बनी हुई है, अपन वहीं से क्रॉस चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है 873,125। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि हमारा 18,08,438 ये सब है कि नहीं है। 18,08,437, बढ़िया। अब तुम बैलेंस शीट पे आ जाओ, देखो बैलेंस शीट एक एक करके देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट एक एक करके देख लेते हैं, हाँ देख ले एक एक करके बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो मुझे बताओ कि होल्डिंग कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है? 12 लाख। सब्सिडी कंपनी का कैपिटल तो हमने वर्किंग नोट में डाल दिया एओपी में। प्रेफरेंस कैपिटल भी उसका 5 लाख है, इसका भी हमने माइनॉरिटी में डाल दिया। तो क्या क्या आएगा भाई? 12 लाख आएगा, 5 लाख आएगा। चलो 12 लाख 5 लाख बैलेंस शीट में, 12 लाख 5 लाख। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस और माइनॉरिटी। तो बेटा पहले रिजर्व एंड सरप्लस हमने निकाल के रखा है, 18,08,438। तो देखो जी ये हमने रिजर्व एंड सरप्लस निकाल के रखा है, तो 18,08,438। माइनॉरिटी हमने निकाल के रखा है 873,125, 873,125 अपन ने माइनॉरिटी निकाल के रखा है। चलो और चेक करते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सर ना बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता। बेटा बहुत सिंपल है, आप होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट को देख देख कर आप नए नए एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट डालते जाओ। चलो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब डिबेंचर्स, बेटा डिबेंचर्स की बात करें तो 18 लाख पूरा आएगा, और यहां से 360 सेट ऑफ हो गया, तो 18 इसका और 360 सेट ऑफ होने के बाद ये बचा 840। तो देखो जी क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा। आपने डिबेंचर 18 लाख, 12 लाख और 360 सेट ऑफ होके 26,40,000 आपके डिबेंचर्स आपने डाल दिए। ठीक है, डिबेंचर भी हो गया।
चलो डिबेंचर्स भी हो गए। डिबेंचर्स होने के बाद बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स 9 और 5 और नीचे इंटर कंपनी सेट ऑफ था। ट्रेड क्रेडिटर्स आपके 40,000 हैं जबकि होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स 50,000 हैं। बेटा 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो कैश इन हैंड कैश इन ट्रांजिट माना जाएगा। फिलहाल ट्रेड पेबल 40,000 हटा दो, तो ट्रेड पेबल्स में से आप 40,000 हटा दोगे, इंटर कंपनी 9, 5 और 40 हटा दोगे, आपके ट्रेड पेबल हो गए 1360। इसके अलावा और देखें और क्या हुआ है, और आपका बिल्स पेबल है 4,150 और बिल्स पेबल बोल रहा है कि ऑल बिल पेबल ऑफ एच आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच। एच हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड 40% ऑफ द बिल्स फ्रॉम बैंक। तो 40% तो वो डिस्काउंटिंग कर चुका है। जब डिस्काउंटिंग कर चुका है तो उसका क्या करेंगे और बाकी का क्या करेंगे? तो बेटा जो डिस्काउंटिंग कर चुका है उसका कुछ नहीं करेंगे। ऑल बिल्स पेबल ऑफ एस, तो एस के बिल्स पेबल कितने हैं? एस के बिल्स पेबल कितने हैं? 150। 150 में से पूरे के पूरे 150 होल्ड कर रहा था, पर उसने कुछ की डिस्काउंटिंग करवा ली। जितने की डिस्काउंटिंग करवा ली उसका कुछ मत करो, जितने की नहीं करवाई वो इंटर कंपनी सेट ऑफ आज भी होगा, मतलब 60%, मतलब 90,000। देखो जी 90,000 का आप सेट ऑफ करोगे, 4,150 और 90,000, मतलब आप सर कितना सेट ऑफ करते हो? जितने की डिस्काउंटिंग नहीं हुई है वो सेट ऑफ करते हो। ये वाला पॉइंट सबको समझा? जितने की डिस्काउंटिंग नहीं हुई है आप उतने का सेट ऑफ करते हो, ठीक है। सर डिबेंचर वाला पॉइंट नहीं आया। अरे यार मेरे भाई तू क्या यार, एक कंपनी के लिए डिबेंचर एज अ लोन दिया और दूसरी कंपनी के लिए डिबेंचर एज अ लोन लिया। भाई मैं लोन लिया और लोन दिया को कट ऑफ कर रहा हूं, बस पॉइंट ये है कि सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कट ऑफ होगा फेस वैल्यू पे, ठीक है ना, 360 माइनस हो जाएगा। और होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कट ऑफ होगा इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू 3 लाख का। तो इसको तू एंट्री के फॉर्म में समझना। ये डिबेंचर सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से गया, सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 360 के डिबेंचर चले गए 30%, और होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिबेंचर उसने 3 लाख में खरीदे थे। तो बेटा जब तू सेट ऑफ करेगा तो 60,000 का डिफरेंस आएगा, डिफरेंसर को होल्डिंग के पी एंड एल में डालना पड़ेगा। लायबिलिटी ज्यादा गई, असेट कम गई, फायदा, ठीक है। चलो ये आपका हो गया कैलकुलेशन। अब आते हैं तुम्हारे बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो असेट साइड में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 1350 प्लस 17, सुनो सुनो सुनो, 1350 प्लस 17 प्लस वो रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट, आ जाओ। सो 1350 प्लस 17 प्लस रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट कौन से हैं? रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट कौन से? 275 से बढ़ जाएगी और 22,500 से घट जाएगी, तो 275 से बढ़ जाएगी 22,500 से घट जाएगी, तो फाइनली लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी में आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी आप एज इट इज लिख देना, दोनों को प्लस कर देना। गुडविल बेटा पहले से ही 1 लाख था और 1 लाख के गुडविल में वो वाला गुडविल ऐड हो जाएगा जो अभी हमने गुडविल निकाला 209063। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज, गुडविल आपका 1 लाख का और 209062 जो ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर और क्या है डेटर्स 10 लाख 6 लाख, और डेटर्स कितने के जाएंगे? 50,000 के डेटर्स जाएंगे और 10,000 अलग से कैश इन ट्रांजिट आ जाएगा। तो डेटर्स 10 लाख 6 लाख 50,000 अलग से जाएंगे और कैश इन ट्रांजिट आपका 10,000 ऐड हो जाएगा। डेटर्स और क्रेडिटर्स में से 40 हटाए, डेटर्स में से 50 हटाए, अभी भी 10,000 का इंपैक्ट आया, तो 10,000 आपने कहीं ना कहीं वापस से जोड़ दिया कैश इन ट्रांजिट। तो आपने नेट डेटर्स कहीं ना कहीं कितने हटाए? आपने 50 हटाए, 10 वापस से जोड़ दिए, तो नेट डेटर्स आपने कितने हटाए? 40। क्रेडिटर्स भी आपने 40 हटाए थे, 40, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर। बिल रिसीवेबल एज इट इज 90,000 आपने सेट ऑफ कर लिया। इन्वेंट्री में क्या था? इन्वेंट्री दोनों की और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको दोनों के हटाने थे, एक 10,000 वाला एक 30,000 वाला। तो बेटा इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट रेडी हो गई, दैट्स इट, ये आपकी बैलेंस शीट रेडी हो गई। दिस वाज योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। सर बुक वैल्यू 20 लाख कैसे आया? बेटा 17 लाख डिवाइड बाय 80%, 85%। बैलेंस शीट में एड लेस करके शो कर सकते हैं, टाइम ना मिले तो। अगर टाइम मिले तो 2-4 चीजों का नोट्स बना के आना, पूरे नोट्स नहीं बना के आ सकते हो, 2-4 चीजों का जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका नोट्स बना लेना। जैसे इन्वेंट्री का एक आध बना लेना, ठीक है ना, उसका लैंड एंड बिल्डिंग का नोट्स बना लेना, ठीक है ना, उसके बाद तुम डिबेंचर का बना लेना, बस एक आध का बना लेना, बाकी मत बनाना, ठीक है।
सर ये जो आपने पूरा करवाया है सर इसका लिंक दोगे? अरे मैं पूरा डाल दूंगा। कौन सी ड्राइव पे डालूंगा बेटा? वही ड्राइव पे डालूंगा जो ड्राइव तुम्हारे साथ शेयर की गई है। ये देखो तुम्हारे साथ मैं अभी अभी देखो तुम्हारे साथ मैं अभी के अभी देखो मैं किस तरीके से तुम्हें दे देता हूं। जय सर की पीडीएफ बुक, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जय सर के हैंड रिटन समरी नोट्स, हैंड रिटन समरी नोट्स इसके अंदर डाल दूंगा बेटा, मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो सर अब क्या, अब क्या सर? बेटा अब कुछ नहीं, बस कंसोलिडेटेड पी एंड एल। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे बनता नहीं है, कंसोलिडेटेड पी एंड एल हमसे बनता नहीं है। आपको कम से कम आपको क्या करना आता है? आपको कम से कम दोनों कंपनी के रेवेन्यू ऐड करना आता है, दोनों कंपनी के इनकम ऐड करना आता है, दोनों कंपनी के एक्सपेंस सारे चीजों को ऐड करना आता है। इतना तो आता है ना? हाँ ये कर लो। दूसरा, एक के लिए सेल है दूसरे के लिए परचेज है, तो दोनों की कंपनी को सेल को ऐड करके इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन माइनस कर दो, परचेज में से भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन माइनस कर दो। मतलब जो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस हैं वो दोनों साइड से माइनस करो, इनकम में से भी और एक्सपेंस में से भी। एटलीस्ट आप उतना भी अगर कर लोगे, जैसे होल्डिंग कंपनी की सेल, सब्सिडरी कंपनी की सेल, होल्डिंग कंपनी की अदर इनकम, सब्सिडरी कंपनी की अदर इनकम, जो ये कॉन्ट्रा है ना बेटा, कॉन्ट्रा मतलब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अब देखो मैं ये 4 लाख का हटा रहा हूं तो नीचे परचेज में से भी 4 लाख का हटा रहा हूं, मैं अदर इनकम में से 50 का हटा रहा हूं तो यहां से भी मैं 50 का हटा रहा हूं। तो बेसिकली आपको इंटर कंपनी एडजस्टमेंट करने, और वो करते करते आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नीचे जब आपका प्रॉफिट आ जाता है जब आपका प्रॉफिट आ जाता है तो उसके 2 हिस्से करने पड़ते हैं। सॉरी दो उसके, एक सेकंड ना, नीचे रिटेन्ड अर्निंग का जो ये आया उसके तुम्हें 2 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में होल्डिंग कंपनी के ओनर्स का शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर तुम्हें कहां से मिलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर तुम्हें मिलेगा सब्सिडरी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा, सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाया था, तो सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो सब्सिडरी के कॉलम से मिलेगा। सर हम इस कॉलम वाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली तुम सब्सिडरी का प्रॉफिट यहां से निकाल लो, सब्सिडी का प्रॉफिट यहां से निकाल लो। तो बेसिकली सब्सिडी ने प्रॉफिट यहां पर कितना कमाया? 335 में होल्डिंग माइनॉरिटी का शेयर 25%, ये हटा दिया तो बाकी 1360 में से अगर ये गया, इसमें से ये गया तो ये बचा बैलेंसिंग फिगर ऐसा। तो लास्ट में बस तुम्हें माइनॉरिटी वालों को सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में कितना शेयर आना चाहिए वो तुम्हें उतना हटाना है, उतना माइनस करना है, और कुछ नहीं है। तो बेटा मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आने के चांसेस ठीक ठाक हैं, बट इजी भी बहुत है। तो एक कोई भी एक आध क्वेश्चन देख के जाओ, जो मैंने 183 क्वेश्चंस की लिस्ट दी है उसमें भी मैंने एक आध दिया होगा, वो करके जाओ। उसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहां पर एक पॉइंट में आना चाहूंगा, जो बच्चे आज भी इस इंटेंशन से जी रहे हैं कि सर हम तो कंसोलिडेशन छोड़ के जाएंगे, अमेलगमेशन करके जाएंगे और वो करके आएंगे। देखो बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम में 14 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रॉक्स 3 आते हैं। एक कंसोलिडेशन का आता है, एक अमेलगमेशन का आता है, और एक कभी कभार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आता है, तो कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आता है। मैं खुद कह रहा हूं कि तीनों 14 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ी बेवकूफी है, ठीक है, बिकॉज तीनों को अटेम्प्ट करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 ही करके आने चाहिए, एक ऑप्शन में छोड़ना चाहिए। पर ऑप्शन में कौन सा छोड़ना चाहिए वो मैं एग्जाम से पहले ही डिसाइड करके जाऊंगा, तो ये बेवकूफी है कि भाई मतलब अगर मैं कंसोलिडेशन छोड़ के जा रहा हूं और अमेलगमेशन करके जा रहा हूं, इसका मतलब मुझे पता है कि अमेलगमेशन मुझसे बन जाएगा और कंसोलिडेशन टफ ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। जनवरी एग्जाम्स के अंदर कंसोलिडेशन बहुत इजी टॉपिक आया था। अब जितना भी मैंने तुम्हें आज सिखाया है यार, उसमें अगर तुमने आधा भी अटेम्प्ट कर लिया, कल को मान लो अमेलगमेशन का क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का आ गया, क्या करोगे? और कंसोलिडेशन मान लो इजी आ गया, क्या करोगे? कंसोलिडेशन अटेम्प्ट करने लायक तो रहो। तो इसीलिए आपको ये ठीक है कि एग्जाम में आपको तीनों क्वेश्चन 14 मार्क के नहीं करने हैं, पर कौन सा छोड़ना है ये अभी डिसाइड मत करो, पढ़ के अभी सब कुछ चाहो। इस लेक्चर के बेसिस पर मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना,
तुम आज भी इस लेक्चर के बेसिस पर, इस मास्टर क्वेश्चन के बेसिस पर, आज के एलडीआर के बेसिस पर तुम आज भी कंसोलिडेशन में कम से कम 7 से 8 मार्क्स तो मिनिमम ला सकते हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है तो। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर? अब भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और आपने पूरा लेक्चर देखा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एडवांस अकाउंट्स की जय मुझे कमेंट में भर के देना, ठीक है ना? इतना तो मेरे लिए कर सकते हो, एडवांस अकाउंट्स की जय मुझे कमेंट में भर के देना, और अपना फीडबैक अगर चाहो तो दे सकते हो। मिलेंगे हम कल 8:30 बजे। आपको पता है हम कौन से टॉपिक के लिए मिलने वाले? क्या आपको पता है हम कौन से टॉपिक के लिए मिलने वाले? कंसोलिडेशन हमारा हो गया, कल मिलेंगे हम ब्रांच अकाउंट्स में, और ब्रांच अकाउंट्स में आपको मस्त तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, चलो, सो कमेंट भर देना लेक्चर खत्म होने के बाद एडवांस अकाउंट्स की जय के साथ। ठीक है, चलिए गाइस, ये वाला लेक्चर कर लिया, कंसोलिडेशन कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख के जाओ और कुछ मत करो। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आपका ये 2 घंटे सफल रहे होंगे, कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से हो गया होगा। ये वाले जो नोट्स हैं ये तुम्हारे सामने मैं अपलोड कर देता हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं बाद में भूल जाऊं, ये तुम्हारे सामने देखो मैं अपलोड कर लेता हूं। तुम्हारे सामने कहां अपलोड कर रहा हूं मैं तुम्हें ये दिखा देता हूं ताकि तुम बाद में उलझो ना। और वो लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल, जैसे कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सीए जय चावला मेरा टेलीग्राम चैनल है। वेट अ मिनट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ये करके लिंक में तुम्हें अंदर मिल जाएगा। अब इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, डोंट वरी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने अपलोड कर रहा हूं। और कुछ पूछना है? आज से एग्जाम तक अगर 183 क्वेश्चन करें तो ठीक रहेगा। 183 क्वेश्चन और मेरे दिए हुए ये मास्टर प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा अति रहेगा। ठीक है, ये देखो तुम्हारे सामने मैंने अपलोड किया, उसी वन फोल्डर में कर रहा हूं, ऑल इन वन फोल्डर में कर रहा हूं, उसी में ये देखो मैराथन वीक एलडीआर प्लस मास्टर क्वेश्चन, जिसके अंदर जय सर की किताब, जय सर के हैंड रिटन समरी नोट्स, उसी के अंदर मैं ये डाल देता हूं, कंसोलिडेशन मैराथन डाल देता हूं। ठीक है, डाल दिया। ठीक है सर, आप कौन कौन से टॉपिक्स करवाएंगे मैराथन में? तो बेटा यहां पूरी प्लेलिस्ट है, यहां देख लो। AS 279, AS 1522, अमेलगमेशन 10 20 23, ब्रांच अकाउंट्स, कंसोलिडेशन आज मैं करवा चुका हूं, और लास्ट में हम लेंगे लाइव डाउट सेशन। सर आपने इसके अलावा भी बोला था, एक आध लिंक अभी यहां पर बनी नहीं है, जैसे कैश फ्लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये अपना ये बायबैक, ये 4 टॉपिक्स का एक ही लेक्चर रहेगा, वो भी आएगा बेटा, वो 27 तारीख को रहेगा। ठीक है, चलो। फ्यूचर सी है सर, अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजिशन डीओए से पहले हो, डाउनस्ट्रीम ट्रांजिशन डीओए से पहले हो, मतलब होल्डिंग कंपनी ने डीओए से पहले कमाया तो भी हटेगा बेटा, डीओए से पहले कमाया, स्टॉक में से हटाना पड़ेगा और उसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा सवाल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड करूं और बाहर इंडिपेंडेंट शो करूं? इंडिपेंडेंट बेटा, इंडिपेंडेंट। गुड नाइट एवरीवन। इंपॉर्टेंट एएस कवर होंगे, मोहित छवन मैंने अभी दिखा दिया कि कौन कौन से कवर होंगे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। मिलते हैं कल के लेक्चर में ब्रांच अकाउंट्स के साथ।